हेलो 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 हेलो, कैसे हो मित्रों। स्वागत है आप लोगों का EIS के चैप्टर 3 की अमेंडमेंट वीडियो के अंदर। कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। चैप्टर 3 काफ़ी टेक्निकल है, लेकिन हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। आप चाहें, मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर करें कि कैसे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स बता बता के, हवा में बातें कर करके, यूट्यूब की वीडियो दिखा दिखा के आपको उड़ा दिया जाता है, और कैसे इन डिटेल आपको पढ़ाया जाता है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस फील होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। और EIS चैप्टर 3 के अलावा बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी हम लोगों ने कवर कर दी है, वो आपको आई बटन में मिल जाएंगी, तो उसको भी देख लीजिएगा। ये नोट्स चाहिए जो मैं यूज कर रहा हूं, तो आपको पता है कहां जाना है। ध्यान से सुन लो, फिर अगर नीचे हंगामा मचाना नोट्स नहीं मिल रहे, कोहनी मार के गिरा दूंगा। सच बता रहा हूं तुम लोगों को मैं, दुष्टो। नोट्स भी अवेलेबल हैं। Edu91 वेबसाइट पे जाइए या ऐप पे जाइए, वहां पे आप लोगों को एक कोर्स मिलेगा Edu91 लाइव, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें अपने आप को एनरोल कीजिए। वहां पे आपको EIS की एक हेडिंग मिलेगी, वहां पे ड्रॉप डाउन होता, बटन दबा के नीचे लहर सी आ जाती है, उस पर दबा देना एक बार, तो वहां पे आप लोगों को जो है नोट्स भी लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर किसी ने बोला कि नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, को नहीं याद है ना बेटा। अच्छा, टेक्निकल चैप्टर है, मैं एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करी है। डिटेल में भी गया हूं, जहां पे लगता था कि नहीं ये चीज़ तो बच्चों को पता होगी, और थोड़ा सा मैं फास्ट भी गया हूं। पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए एंड तक देखिएगा। और अपने जूनियर्स को ज़रूर गाइड कीजिएगा आने वाले एग्जाम्स के लिए क्लासेस कहां से लें, edu91.org से। ना हम आपको मैसेज करते हैं, ना कॉल करते हैं, ना किसी भी तरीके से आपको परेशान करते हैं। मेरे पड़ोसी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, इस पूरी वीडियो के दौरान परेशान किया है, बट कोई बात नहीं, हम आपको कभी परेशान नहीं करते हैं। और आपसे बस इतनी सी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अपने जूनियर्स को जरूर रिकमेंड करेंगे edu91 की क्लासेस के बारे में। CA इंटरमीडिएट की सारे सब्जेक्ट की क्लासेस अफोर्डेबल प्राइस पे और मैक्सिमम वैल्यू के साथ हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। राइट, चलिए जी, तो अब शुरू कर दीजिए अमेंडमेंट वीडियो देखना जल्दी से। लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दो बेटा, मुफ्ती नहीं बनने का है, लाइक करने का है, आगे बढ़ने का है, आशीर्वाद लेने का है, पास होने का है। चलिए, ऑल द बेस्ट। हाँ जी मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी करके धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं इसको। आप कुछ भी पढ़ें EIS में मेरे साथ, मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग जो हैं एक दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट मेरे साथ समझ लें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों रिस्क। और रिस्क जिसको समझ आ गया, आप समझ लीजिए उसको बहुत कुछ समझ में आ गया। EIS के अंदर भी, ऑडिट के अंदर भी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर भी, और अपने जीवन के अंदर भी। और रिस्क के साथ साथ जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है कंट्रोल। और इन दोनों में क्या रिश्ता है ये भी हम लोग समझेंगे। रिस्क, सिंपल सी बात कि भैया क्या गलत हो सकता है, पोटेंशियल हार्म, अनसर्टेनिटी। जब भी रिस्क वर्ड आपके दिमाग में आए तो ये वर्ड्स अपने दिमाग में रखिए, अनसर्टेनिटी, पोटेंशियल हार्म। राइट, सबसे सिंपल रिस्क आपको बताने की कोशिश करता हूं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से। घर में कैश रखा है तो हम थोड़ा थोड़ा सा डरते हैं ना, कि कहीं कैश चोरी ना हो जाए, है ना। गाड़ी चलाते हैं तो रिस्क होता है कहीं ठुक ना जाए भाई साहब, एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। पढ़ाई करते हैं, पेपर आ रहे हैं तो रिस्क होता है ना कहीं फेल ना हो जाए, है ना। तो ये सारे रिस्क हैं, सारी अनसर्टनिटीज हैं, सारे पोटेंशियल हार्म हैं जो आपको पहुंच सकते हैं। आएंगे EIS के ऊपर भी आएंगे, पहले जरा रिस्क को समझते हैं। सो रिस्क का सिंपल सा मीनिंग मित्रों, अनसर्टनिटी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अनसर्टनिटी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, इस बात को दिमाग में डालिए। ऑब्जेक्टिव्स ना अचीव हो पाने की अनसर्टनिटी को बोलते हैं क्या, रिस्क। अच्छा, और क्या है, पोटेंशियल हार्म। पोटेंशियल हार्म अभी हुआ नहीं, हो सकता है। कब, अगर एक थ्रेट एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर ले, एक थ्रेट एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर ले। फॉर एग्जांपल, आपके घर का ताला खराब है, उसे ऐसे हाथ मारो खुल जाता है वो, ये एक वल्नरेबिलिटी है। चोर एक थ्रेट है, और अब वो चोर उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके आपको क्या पहुंचा सकता है, डैमेज, घर में चोरी कर सकता है। सर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर एक बार बताना तो कैसे ज़रूरी है, सोचो ना। IT में भी हो सकता है कुछ वल्नरेबिलिटी हो, कहीं पे आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ढंग की ना हो। अब एक हैकर यानी कि एक थ्रेट उसे एक्सप्लॉइट करेगा और आपको क्या पहुंचा देगा, डैमेज पहुंचा देगा। ये सारे वर्ड्स ना आपके दिमाग में बसे होने चाहिए। मैं तभी अमेंडमेंट पढ़ाने से पहले या आगे बढ़ने से पहले मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ। रिस्क के साथ वर्ड्स जोड़िए। पहला वर्ड जोड़िए रिस्क के साथ बच्चों, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, ये बात उम्मीद करता हूं आपको क्लियर है कि रिस्क क्या है, एक अनसर्टेनिटी। अब कई बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि भैया अनसर्टेनिटी क्या होती है, तो अनसर्टेनिटी द स्टेट ऑफ बीइंग अनसर्टेन, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल। ओके, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए डाउटफुल,
अगर आपको किसी चीज़ की वजह से भी डाउट है या किसी चीज़ को लेके डाउट है, इट मीन्स वहाँ पे एक रिस्क है, राइट। पोटेंशियल हार्म, दूसरा कीवर्ड दे रहा हूं आपको रिस्क के लिए, पोटेंशियल हार्म। पोटेंशियल मतलब हो सकने वाला, हो सकता है, जो हो सकता है। हार्म मतलब नुकसान। पोटेंशियल हार्म जो कब पहुंचेगा, जब एक थ्रेट क्या करेगी, आपकी एक वल्नरेबिलिटी, एक कमजोरी को एक्सप्लॉइट कर लेगी। वल्नरेबिलिटी इस कमजोरी को एक्सप्लॉइट कर लेगी, जिससे आपको क्या पहुंचाया जा सकता है, डैमेज पहुंचाया जा सकता है, राइट। और रिस्क को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपोजर टू पोटेंशियल लॉसेस। एक्सपोजर अगेन फिर से वही कमजोरी, कमजोरी। एक्सपोजर को आप ऐसे मतलब डायरेक्टली कमजोरी ना बोलें। एक्सपोजर बेसिकली कहीं पे कुछ चीज़ें खुली रह गई, जैसे कि मान लो कि एक जेल है और जेल में थोड़ा सा रास्ता जो है वो खुला रह गया, या फिर आपका ही घर है, आपके घर में 3 गेट हैं, 2 गेट आपने बहुत अच्छी तरह सिक्योर कर लिए, लेकिन एक गेट बहुत अच्छी तरह आप सिक्योर नहीं कर पाए, तो वो एक्सपोजर है टू द पोटेंशियल लॉसेस। मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये टर्म्स जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप EIS में, ऑडिट में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, सो रिस्क इज uncertainty in achieving the objectives. Potential harm if a threat exploits a vulnerability to cause damage, or simply speaking it is exposure to the potential losses. Okay, आ जाइए। Now second word comes into the picture, और वो क्या है मित्रों, वो है आपका कंट्रोल्स। अब ये कंट्रोल्स क्या होते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। कंट्रोल्स वो मैकेनिज्म है, वो एक्टिविटीज है। कंट्रोल्स वो मैकेनिज्म है, वो एक्टिविटीज है, जिससे हम ये इंश्योर करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसा प्लान किया था वैसा ही हम लोग एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, जैसे रिजल्ट्स की उम्मीद की थी वैसे ही रिजल्ट्स अचीव भी हो रहे हैं। वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड एज पर प्लान, रिजल्ट्स आर बीइंग अचीव्ड एज एक्सपेक्टेड। वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड एज पर प्लान एंड रिजल्ट्स आर बीइंग अचीव्ड एज एक्सपेक्टेड। तो ऐसी एक्टिविटीज जो हम इन दोनों चीजों के लिए, इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स के साथ करें, उसे हम बोलते हैं क्या, कंट्रोल। और अगर आप लोगों को, जैसे मैं आपको कंट्रोल बताता हूं, देखो घर पे चोरी होने का रिस्क है, ताला लगाओ। बाइक पे जा रहे हो, एक्सीडेंट होने का रिस्क है, हेलमेट पहनो। बाइक स्लो चलाओ। और अगर बहुत लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, वो एल्बो गार्ड्स, नी गार्ड्स, ये सब चीजें पहन के जाओ। कम ऑन। फेल होने का रिस्क है, पढ़ लो। जहां जहां रिस्क है ना, वहां वहां हमें क्या लगाना होता है, कंट्रोल। वहां हमें कंट्रोल एक्टिविटीज लगानी होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो ये श्योर करेंगी कि भाई हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, घर को सुरक्षित रखना एक ऑब्जेक्टिव है, ताला लगाओ, ताला इज अ कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव क्या है, पास होना, अच्छी तरह पढ़ो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, दीज आर द कंट्रोल्स, राइट। आपको और सिंपल एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल, आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल में आपके पास एक सूटकेस है, सूटकेस जो है आप लोग लगेज में देने वाले हैं, उसके बाद जो है आप चाहते हैं कि भाई उसे कोई खोल के ना देखें, लॉक होता है ना उस पे, दैट इज कंट्रोल। कम ऑन। ऑब्जेक्टिव क्या है, सेफ्टी ऑफ द कंटेंट्स इन दी सूटकेस। कंट्रोल क्या है, लॉक लगा दो उस पे, नंबर वाला, राइट। सो कंट्रोल का सिंपल सा मीनिंग क्या है बच्चों, ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम लोग ये श्योर करते हैं कि वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड एज पर प्लान एंड रिजल्ट्स अचीव्ड एज एक्सपेक्टेड। और ध्यान से देखिएगा, अब कंट्रोल और रिस्क का मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं। कंट्रोल्स हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि हम रिस्क को मिनिमाइज कर पाएं। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, हम लोग रिस्क को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। मिनिमाइज मित्रों, हम लोग रिस्क को कभी भी नलीफाई यानी कि एलिमिनेट जो है वो नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और अब इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी पॉलिसीज बनाती हैं, प्रोसीजर्स बनाती हैं, प्रैक्टिसेस बनाती हैं, स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और कौन जो है, मान लो कि भाई गुड्स आ रहे हैं बाहर से, कौन गुड्स को रिसीव करेगा, कौन उनकी एंट्री करेगा, कौन उनकी पेमेंट करेगा, कौन उनकी रिकॉर्डिंग करेगा, ये हो गया स्ट्रक्चर, जिसे आप लोग कई बार सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रक्चर का एक हम लोग जो है एक पूरा का पूरा विशाल फ्रेमवर्क बनाते हैं, और उसी को बोलते हैं क्या, कंट्रोल्स, राइट। घर आप ये देखो ना कि आपकी ऑफिस में मान लो अगर फिंगरप्रिंट लगते हैं और उसके बाद आपकी एंट्री होती है, वो एक कंट्रोल है, राइट। आप रोज जब भी आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाते ही आपको लॉगिन करना होता है या पंच करना होता है कि भाई मैं आ गया हूं, इतने बजे मैंने काम शुरू किया, वो एक कंट्रोल है,
ओके, कम ऑन। किसी कस्टमर ने अगर उधार मांगा है, उस कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के बाद ही, पास्ट रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही उधार देंगे, ये कंट्रोल है। कम ऑन गाइस। एक वेबसाइट है जिसपे अगर आपने एक जगह से लॉगिन कर रखा है तो दूसरी जगह से लॉगिन करते ही पहली वाली जगह से लॉग आउट हो जाएगा, ये कंट्रोल है। व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल्स आर द एक्टिविटीज व्हिच आर अप्लाइड टू मिनिमाइज द रिस्क। एंड क्या होते हैं कंट्रोल? कोई भी पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये होते हैं कंट्रोल। इन कंट्रोल से हमें क्या मिलता है? इन कंट्रोल से मित्रों हमें मिलती है रीजनेबल एश्योरेंस। आई होप ये वर्ड बिल्कुल क्लियर है। व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि 100% गारंटी नहीं। 100% गारंटी क्यों नहीं है भैया? रिस्क को सिर्फ मिनिमाइज किया जा सकता है। कम ऑन, रिस्क को सिर्फ मिनिमाइज किया जा सकता है। रिस्क को कभी भी आप लोग नलीफाई यानी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोल्स आपको रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि भैया फिर वही बात कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो थे वो अचीव हो रहे हैं। और अनडिजायर्ड इवेंट्स आर प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। अनडिजायर्ड इवेंट्स आर प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। मुझे फीडबैक दीजिएगा, यहां तक की बात आपको समझ आई या नहीं समझ आई, प्लीज मुझे कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा। इन दोनों शब्दों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप EIS के ऊपर, इवन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इवन ऑडिटिंग के ऊपर आप कमांड बनाना चाहते हैं। अब जरा देखते हैं EIS से इसको कनेक्ट करते हैं। तो EIS में हम लोग चैप्टर 3 में क्या पढ़ते हैं मित्रों? इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, आपके ही स्टडी मैट से है। आइए जरा एक बार स्टडी करते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइसेज, नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेज, जो क्या करता है? दैट कैन प्रोसेस में चाहे फिर वो प्रोसेस हो, मतलब उसको डेटा पे काम करना हो, उसे स्टोर करना हो, रिट्रीव करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये डेफिनेशन हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि क्लासेस में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया कि हाँ आपको कनेक्ट करवा दूं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन। कीवर्ड क्या क्या मित्रों यहाँ पे हमारे पास? कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेज, जो बेसिकली क्या करता है? डेटा और इन्फॉर्मेशन को, डेटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, ट्रांसफॉर्म करता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब मेन एम क्या है? मेन एम ये है टू कन्वर्ट द डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन विच इज यूजफुल एंड मीनिंगफुल। अब जरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा जो बात मैं बोलने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मेन काम है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि भैया डेटा को कन्वर्ट कर दो इन्फॉर्मेशन में। अब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम पे भी तो कंट्रोल्स लगाएंगे ताकि वो अपना ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। फिर से सुनिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन काम है कि भैया वो अपना क्या अचीव कर पाए? वो डेटा को किस में कन्वर्ट कर पाए? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर पाए। अब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर भी तो कंट्रोल्स लगाएंगे कि भैया वो जो अपना ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर ले और जितने भी अनडिजायर्ड इवेंट्स है उन्हें प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर पाए। और इन्हीं को बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स। द एक्टिविटीज, द पॉलिसीज, द प्रोसीजर्स, द फ्रेमवर्क, द स्ट्रक्चर वी यूज सो दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इज नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। देखिए मैंने क्या बोला, देखो बेटा क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल? वो पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिस, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज करके ये एश्योर करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम अपना काम कर रहा है। और उसका काम क्या था? कन्वर्टिंग द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल एंड मीनिंगफुल। और ये लीजिए इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, ये अगेन आपके आईसीए के स्टडी मैट्स मैंने पिक किया है। द बेसिक पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंश्योर दैट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड अनडिजायर्ड रिस्क इवेंट्स आर प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। व्हाट इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम? कि भैया हमारा जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ने काम करना है, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि कन्वर्टिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, वो अचीव हो। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर रिस्क कैन नेवर बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड बट ओनली मिटिगेटेड। मिटिगेटेड मतलब उसे कम किया जाता है, कम किया जा सकता है। लीजिए फिर हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्लास, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल की क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन। अब जरा अगर बात करूं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, पहले वाले होते समय, होने के बाद, है ना। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स, एनवायरमेंटल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ताला लगा दिया, यूजर आईडी पासवर्ड लगा दिया, आग पानी से बचाओ, पोल्यूशन से बचाओ, ये सब आपको पढ़ा रखा है। अभी अमेंडमेंट्स पे आना है, और उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन। इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन के बेसिस पे मैनेजमेंट कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं मित्रों कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो कहां पे आई हैं।
मैंने क्या किया है, चैप्टर 3 की पूरी आउटलाइन बना दी है कि भाई चैप्टर 3 में है क्या क्या। जो चैप्टर 3 का आईसीए के हिसाब से पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, फिर है इन्फॉर्मेशन सिस्टम, फिर आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स में आगे चलते गए फिर हमारे पास आता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल जो हम पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर हमें पता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिवेंटिव, डायरेक्टिव, करेक्टिव, फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसमें आता है इन्वायरमेंटल, आपका फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, और उसके बाद हमारे पास आता है एक और वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन। और इसके अंदर आता है द मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क, और इसके अंदर एक टॉपिक है सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। तो एक अमेंडमेंट आपकी इसके अंदर है सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। इसके जो पॉइंट्स हैं अंदर के वो आईसीए ने चेंज कर दिए हैं। मतलब मैं क्या ही टिप्पणी करूं इस पे और क्या ही मैं बताऊं, पता नहीं, या तो पहले गलत पढ़ा रहे थे भाई, या तो अब गलत पढ़ा रहे हैं या आप सही पढ़ा रहे हैं, डिसाइड कर लो। एनीवेज, एक इसके अंदर हमारा जो है चेंज आया है। एक हमारे पास जो डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल है, इसके अंदर हमारे पास चेंज आया है, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स, राइट। ये बड़े बड़े चेंजेस आए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। छुटपुट चेंजेस उन्होंने कहीं कहीं पे करे हैं, मैं उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा। एक हमारा डेटाबेस कंट्रोल्स अपडेट हुआ है, डेटाबेस कंट्रोल्स, और डेटाबेस कंट्रोल के साथ साथ हमारे पास जो है आउटपुट कंट्रोल्स अपडेट हुआ है। तो ये 4 मेजर चीज़ें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है, जो हमें इस अमेंडमेंट वीडियो में कवर करनी है चैप्टर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले कौन सी है, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। ये लीजिए, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास मित्रों डेटाबेस कंट्रोल्स, और उसके बाद है हमारे पास जो हमारे आउटपुट कंट्रोल, एक बीच में शायद मैंने कहीं स्किप कर दिया, हाँ, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल और आउटपुट कंट्रोल। ये 4 चीज़ें हैं इसके अंदर अमेंडमेंट है जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों के साथ। चलिए जी, नोट्स मैंने अमेंडमेंट के बना दिए हैं। वो सारे नोट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। कहाँ से मिलेंगे वो नोट्स? आपको मिल जाएंगे, आप Edu91 ऐप पे जाइए, वहाँ पे Edu91 लाइव कोर्स है, उसके अंदर नोट्स लगे हुए हैं। और आपने क्या करना है, अगर आप Edu91 पे रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना B, उसके बाद कोर्स में रजिस्टर करना है C, उसके बाद माई कोर्सेज में जाके Edu91 लाइव देखिएगा। वहाँ पे आप लोगों को हेडिंग्स मिलेंगी, हेडिंग्स पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ड्रॉप डाउन होने के बाद जो है आपको जो भी नोट्स मैं देना चाहता हूँ वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं अमेंडमेंट्स की। अमेंडमेंट में आगे बढ़ने से पहले फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको रिस्क और कंट्रोल का मीनिंग क्लियर हुआ। मैंने बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी। और आपको मैं एक बात बता दूं कि इसी चैप्टर में जब आप आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं ज़रा 1 मिनट के लिए आउटलाइन वाले अपने टॉपिक्स में। अगर आप इसी चैप्टर में आगे चलेंगे तो जैसे आपके कंट्रोल्स खत्म होते हैं, आपके पास टॉपिक कौन सा शुरू होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग, एंड लेट मी टेल यू गाइज, ये कॉन्सेप्ट भी यहीं पे क्लियर कर लो कि ऑडिटिंग होता क्या है। ऑडिटिंग भाई साहब, सिंपली स्पीकिंग, कि कोई भी काम उसके बनाए हुए रूल्स के हिसाब से हुआ है नहीं हुआ है, उसको चेक करने को हम ऑडिट बोलते हैं। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए हैं, वो कंट्रोल्स जैसे काम करने चाहिए थे वैसे ही काम कर रहे हैं नहीं, हम जब उसको चेकिंग करते हैं तो उसे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट बुलाते हैं। हम हमेशा ऑडिट की डेफिनेशन किससे पूछ लो, पता क्या बोलता है? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द व्यू टू ऑफ एन एंटिटी विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द सेम। यही बोलते हैं ना, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेकिन ऑडिटिंग की डेफिनेशन असली में ये नहीं है, वो ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की डेफिनेशन है। ऑडिट की असली डेफिनेशन ये है, वेदर द वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया, द स्टैंडर्ड्स, राइट। और जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की बात करते हैं, ध्यान सुनिए, जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या कहना चाहते हैं, हम लोग ये कहना चाहते हैं भैया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो कंट्रोल्स बनाए गए हैं, वो कंट्रोल्स, कम ऑन, वो कंट्रोल्स जो है वैसे ही काम कर रहे हैं नहीं जैसे उन्हें करना चाहिए था। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल्स की चेकिंग करना, इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल्स की चेकिंग करने को हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग बुला देते हैं। आई होप ये रिलेशन भी आपको क्लियर रहने वाला है। आइए मैं फिर बोल दूं मित्रों, 4 बड़ी अमेंडमेंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। बाकी छुटपुट इधर उधर कंटेंट हुआ है, वो आप लोग एक बार खुद आईसीए का स्टडी मैट देख सकते हैं, उन्होंने बोल्ड में चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये 4 अमेंडमेंट्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइज, इन 4 अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको मेरे साथ आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाओ, सबसे पहली अमेंडमेंट जो हम पढ़ेंगे वो है सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स। ये कौन से कंट्रोल्स का पार्ट है?
मैनेजमेंट कंट्रोल्स का ही पार्ट है और सिस्टम डेवलपमेंट से डील करता है, सिस्टम डेवलपमेंट से डील करता है। अब सिस्टम डेवलपमेंट है क्या? देखो भाई साहब, सिंपल सी बात है, ऑल दिस में बहुत डिटेल में बातचीत की जा सकती है। जब मैं सीए कर रहा था तब हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था इसका, उसके अंदर पूरा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऊपर चैप्टर्स दे रखे होते थे, बट हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें जितना बताया गया है, जितना आपके लिए रेलेवेंट है, हम उतना ही पढ़ेंगे। तो सिस्टम डेवलपमेंट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टम डेवलपमेंट में हम एक्टिविटी क्या करते हैं? हम करंट सिस्टम को एनालाइज करते हैं, नए वाले को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसे बिल्ड करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं। याद रखिए मैंने क्या बोला, हम सिस्टम डेवलपमेंट में पहले करंट वाले सिस्टम को, करंट वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम को एनालाइज करते हैं, नए वाले को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसे बिल्ड करते हैं, फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसे मेंटेन करते हैं। दिस इज सिस्टम डेवलपमेंट। अब इस सिस्टम डेवलपमेंट में कौन कौन से कंट्रोल्स लगाए जाएंगे, आइए वो तो देखेंगे, लेकिन हमारा कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? याद रखिएगा, हर प्रोसेस का, हर चीज का, हर काम जो आप कर रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बहुत सारे रिस्क हैं। उन रिस्क को कम करने के लिए हम लोग कंट्रोल लगाते हैं। भाई वाह, मजा आ गया। याद रखिए, जीवन में आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है। अब आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आ सकती हैं, रिस्क है, और उन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप लोग कंट्रोल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये लेक्चर देख रहे हैं और आपकी वाली का फोन आ गया या आपके वाले का फोन आ गया, एज द केस में भी, या वाले को वाले का भी आ सकता है। आजकल तो देश बहुत आगे बढ़ चुका है, तो वो एक रिस्क है। इसलिए कंट्रोल ये भैया, अगर आप इसे लैपटॉप पे देख रहे हैं तो फोन ऑफ कर दो, और फोन पे देख रहे हो तो डाउनलोड मार लो, उसके बाद एयरप्लेन मोड पे डाल के देखो क्या बोलती पब्लिक, है ना। तो याद रखिए बच्चों इस बात को कि हर चीज का, हर जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, कुछ अनडिजायरेबल इवेंट्स हो सकते हैं, वो रिस्क है। और उन अड़चनों को, उन अनडिजायरेबल इवेंट्स को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए जो आप पॉलिसी प्रोसीजर लगाते हैं वो कंट्रोल है। क्या बोलती पब्लिक, आ जाओ। तो हमें समझा कि भाई सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट है क्या। सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट में हम लोग करंट वाले को एनालाइज करते हैं, नए वाले को डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और मेंटेन करते हैं। अब ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस पूरे सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स का, जरा ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब प्रॉपर हर फेज की, देखिए सिस्टम डेवलपमेंट की फेजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, ये फेजेस है। मान लो करंट वाले को एनालाइज करना, नए वाले को डिजाइन करना, बिल्ड करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना। सिस्टम डेवलपमेंट के हर फेज में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होनी चाहिए। क्यों? अरे भाई साहब, आपने अपना सिस्टम बनवाया और उसकी डॉक्यूमेंटेशन अपने पास नहीं रखी, कल को कुछ हो गया, चेंज करवाने पागल हो जाओगे। ऑथोराइजेशंस जो है वो होनी चाहिए। तो ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट में, कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर ऑथराइजेशन हो हर फेज की। हर फेज किसका? हर फेज सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस के हर फेज की, राइट। और यही काम कौन इंश्योर कराता है? सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स का काम ही यही है कि वो इंश्योर करवाएं कि सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस के जितने भी फेजेस हैं उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ऑथराइजेशन, कम ऑन, डॉक्यूमेंटेशन और ऑथराइजेशन बनी रहे, राइट। फिर से बोलता हूं बेटा, ध्यान सुनिए, सिस्टम डेवलपमेंट है क्या? आप नया इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करवाना चाहते हैं, आप करंट वाले को एनालाइज करेंगे, नए वाले को डिजाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे, राइट। और हर फेज की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और वहां पे प्रॉपर ऑथराइजेशन मतलब सिंपल स्पीकिंग अप्रूवल्स होनी चाहिए। क्यों अप्रूवल्स होनी चाहिए? कल को भाई साहब किसी ने अपने आप से कुछ चेंजेस करवा दिए और उसने उस चेंजेस को इसलिए करवाया था कि बाद में फ्रॉड कर पाए, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए याद रखिए कि सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट के, सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस के हर फेज की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ऑथराइजेशन होनी चाहिए, और इसी के लिए हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स जो हैं वो लगाते हैं। ओके, लीजिए, इट इंक्लूड्स कंट्रोल्स एट कंट्रोलिंग न्यू सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटीज। फालतू की लाइन। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज इसके अंदर आई हैं वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। पुरानी आपने जो भी पढ़ी उसे स्क्रैप कर दीजिएगा। ये 1 2 3 4 5 6 ये एक्टिविटीज पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। सो सिंपली स्पीकिंग, व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट डील विद सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स इन एन आईटी सेटअप। बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन है। सिस्टम डेवलपमेंट, जो हमारा सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है, जो सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल का रोल निभा सकती हैं। तो ये हैं वो एक्टिविटीज़। मैं आपको सच सच बताऊं तो ये सिस्टम डेवलपमेंट की फेजेस हैं। एक फेज़ बताया, उसमें कंट्रोल एक्टिविटीज़ बताई, दूसरा फेज़ बताया, उसकी कंट्रोल एक्टिविटी बताई, तीसरा फेज़ बताया, उसकी कंट्रोल एक्टिविटी बताई। दिस इज हाउ दे आर वर्किंग। आ जाओ, चलो जरा देखते हैं। सबसे पहला फेज़ क्या है?
प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड फीजिबिलिटी असेसमेंट। पहली बात, ये फीजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फीजिबिलिटी का आपको एक सिंपल सरल मतलब बताता हूं, पॉसिबिलिटी, कि हम जो नया सिस्टम डेवलप करवाने जा रहे हैं वो पॉसिबल भी है या नहीं, या सिर्फ ख्याली पुलाव है, पुलाव। ओके, तो सबसे पहले हम करंट प्रॉब्लम, या फिर ऐसा हो सकता है हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी भी हो, याद रखिएगा, हम सबसे पहले करंट प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी को लिखेंगे जिसकी वजह से हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्क्रैप करके नया सिस्टम डेवलप करवाना चाहते हैं। विल डिफाइन द करंट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी बट वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड सिस्टम टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी विद बोथ द हैंड्स, राइट? तो ऑलवेज रिमेंबर द स्टेज 1 इज, और इसी को लेकर कंट्रोल्स भी लगाएंगे हम लोग कि भैया प्रॉब्लम डेफिनेशन है और उसके साथ साथ फीजिबिलिटी असेसमेंट है। फीजिबिलिटी का सिंपल मीनिंग मैंने आपको बताया बेटा, क्या? पॉसिबिलिटी, कि भैया ये जो हम करने जा रहे हैं ये पॉसिबल भी है नहीं, नया सिस्टम पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल कैसे? इकोनॉमिकली पॉसिबल है या नहीं, ऑपरेशनली पॉसिबल है नहीं। इकोनॉमिकली मतलब भैया नए सिस्टम के लिए पैसे लगने वाले हैं, तुम्हारे पास है क्या? नए सिस्टम के ऑपरेशंस में कुछ स्किल सेट चाहिए, हमारे पास है क्या? राइट, आइए जरा देखते हैं। सो देखिए, मैंने कीवर्ड्स मार्क भी कर रखे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डेवलप टू हेल्प रिजॉल्व प्रॉब्लम्स और टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली हम क्यों करते हैं डेवलप? ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएं और अपॉर्चुनिटीज के एडवांटेज ले पाएं। ओके, फीजिबिलिटी असेसमेंट मतलब पॉसिबिलिटी हम लोग क्यों चेक करते हैं? टू ऑब्टेन कमिटमेंट टू चेंज, कि भैया कितने सीरियस हैं चेंज को लेके। हम पहले वो देख तो लें, उनको बता तो दें कि इतने रिसोर्सेज लगने वाले हैं, इतना समय लगने वाला है। ओके, फिर देखेंगे इनकी कमिटमेंट क्या है। पता चला रिसोर्सेज और समय को सुन के भाग गए वापस। ओके, और टू इवैल्यूएट वेदर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस आर अवेलेबल टू एड्रेस द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड। ओके, तो फिर से जरा मेरे साथ जुड़िए, ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला कि भाई साहब पहला फेज है प्रॉब्लम डेफिनेशन फीजिबिलिटी असेसमेंट। आई होप फेजेस के नाम आप लोग याद रखेंगे। उस फेज के अंदर क्या करना है, हम लोग देखते हैं भाई अपॉर्चुनिटी क्या है या प्रॉब्लम क्या है। फिर हम लोग फीजिबिलिटी स्टडी करते हैं ये जानने के लिए कि कितने कमिटेड हैं ये लोग, ये एंटिटी कितनी कमिटेड है, और साथ साथ में क्या कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन अवेलेबल भी हैं, ताकि हम अपनी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं या जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग ग्रैब कर पाएं। ओके, कम ऑन, आइए। ऑल सॉल्यूशंस मस्ट बी प्रॉपर्ली एंड फॉर्मली ऑथराइज्ड टू इंश्योर दैट इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन एंड फिजिबिलिटी। ऑनेस्टली ये बेकार की लाइनें हैं, बट आईसीए ने लिखी है तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। एडिटिंग के टाइम पे मैंने सोच लिया था कि भाई ये दोनों लाइनें जो है आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मेन काम तो हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन और फिजिबिलिटी असेसमेंट का यहाँ पे जो है वो खत्म हो गया है। फिर यहाँ पे बेसिकली क्या बात हो रही है जरा ध्यान से देखिए। इस लाइन को फिर भी मैं एक बार फेवर कर दूंगा कि जितने भी सॉल्यूशंस हैं, अब ऑडिटर देखेगा जितने भी सॉल्यूशंस हैं प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड हैं और उनकी इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है, यानी ऐसा ना हो कि भैया कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट जो है वो कम है। ये लाइन आप लोग एक बार रीड करके छोड़ सकते हैं। ये लाइन फिर भी मैं बोलूँगा कि इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, कहीं आप इसको बिल्कुल छोड़ के चले जाओ। तो रीड दिस एंड ये वाली वन टाइम रीड आप लोग करके छोड़ सकते हैं, राइट? तो ऑडिटर क्या चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा बाबू कि भैया हमारा जितने भी सॉल्यूशंस हमने निकाले हैं, जितनी भी चीज़ों की हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो ऑथराइज्ड हैं, उनकी इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है या नहीं, ये भी ऑडिटर इंश्योर करेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। पहला हो गया प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड फीजिबिलिटी असेसमेंट। साथ साथ स्टेप्स तो बोलते चलिए, प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड फीजिबिलिटी असेसमेंट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ये तो करना ही पड़ेगा भैया। करंटली आप लोग कैसे काम करते हो उसको जानना चाहेंगे हम इस फेज के अंदर। डिजाइनर्स जो होंगे, मैं अग्री नहीं करता इनसे, बट कोई बात नहीं, आईसीए ने लिखा है, बोल देते हैं। डिजाइनर्स जो होंगे वो करंट सिस्टम को एनालाइज करेंगे, जिसमें हमारे पास दो मेजर पार्ट हैं। नंबर 1, हम पहले वाले सिस्टम को अच्छे से स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे? हम ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, कल्चर को हम लोग स्टडी करेंगे ताकि हम देख पाएं कि भैया करंट सिस्टम कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कपल्ड हैं, और साथ साथ में इसी से हमें विलिंगनेस ऑफ दी स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं उनकी विलिंगनेस टू चेंज का भी हमें आइडिया मिलेगा। तो हमने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, कल्चर को स्टडी किया, जाना कि भाई साहब क्या सिस्टम आज की डेट में काम कर रहे हैं, कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी विलिंगनेस क्या है टू चेंज। और उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में हम लोग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखते हैं करंट सिस्टम की, जो करंट सिस्टम ये लोग यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट पता लगा पाएं और कितना चेंज आना है, एक्सटेंट ऑफ चेंज कितना आना है, ये पता लगा पाएं। तो करंट सिस्टम को हम लोग एनालाइज करते हैं। 2 स्टेप्स हैं। करंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री को स्टडी करेंगे ताकि हम समझ पाए करंट सिस्टम क्या है, करंट सिस्टम आपस में जो 2-3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है कैसे जुड़ा हुआ है, और साथ साथ में पूरे स्टेक होल्डर्स की विलिंगनेस क्या है टू चेंज। एंड सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट।
स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, इसी के बेसिस पे हम नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स जान पाएंगे और कितना चेंज लाना है ये जान पाएंगे। आइए, 2 फेज हो गए हैं। पहला फेज क्या था हमारे पास? प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड फीजिबिलिटी असेसमेंट। अच्छा, इन्होंने कुछ भी लिखा हो, आप ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। कंट्रोल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई साहब ये श्योर करें कि हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम को अच्छे से स्टडी किया था, उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम को अच्छे से समझा था, उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स की जो इंटीग्रेशन थी 2-4 सिस्टम्स की उसको समझा था, विलिंगनेस को जाना था। ओके, स्ट्रेंथ और वीकनेस को करंट वाले के समझा था ताकि न्यू वाले की रिक्वायरमेंट अच्छे से निकाल पाएं और एक्सटेंट ऑफ चेंज भी निकाल पाएं। आइए, देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम डिजाइन। अब आ गया जी डिजाइनिंग का टाइम। हमने क्या क्या कर लिया? हमने देखा प्रॉब्लम क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या ये पॉसिबल भी है। फिर हमने देखा कि भैया करंटली क्या कर रहे हैं, और अब हम लोग नए वाला डिज़ाइन करने वाले हैं। उस नए वाले की डिज़ाइनिंग में ये 5 एक्टिविटीज़ जो हैं वो आ जाएंगी। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग डिटेल रिक्वायरमेंट्स जानेंगे। डिटेल रिक्वायरमेंट्स हम लोग कैसे जानेंगे? या तो हम लोग पूछेंगे स्टेक होल्डर से क्या चाहते हो, या फिर हम लोग खुद बैठ के ढूंढेंगे, क्योंकि कभी कभी कस्टमर को ही नहीं पता होता कि वो क्या चाहता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि एक आदमी आए और भाई साहब यूट्यूब की वीडियोस दिखा दिखा के और इधर उधर की बातें कर करके तुम्हारे साथ 150 घंटे में EIS का सिलेबस कंप्लीट कराए, या फिर कोई व्यक्ति सीरियसली आपको ICAI का स्टडी मेट रीड करवाए और समझाए एक एक वर्ड को, और वो शायद 150 घंटे से कम भी हो, और वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फोटोएं ना दिखाएं जो भाई सब पास हो रहे हैं, रैंक ला रहे हैं, वो सबके साथ खड़ा रहे। तो कभी कभी आपको भी नहीं पता होता कि आप क्या चाहते हो, राइट? तो सुनिए, ईदर विल आस्क द स्टेक होल्डर्स, प्लीज चेक कीजिएगा कि ये अमेंडमेंट्स जो है ना, जो अपने आप को बोलते हैं हम बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने कैसे पढ़ाई और आप कैसे पढ़ाई, प्लीज चेकआउट कीजिएगा। मैं कह रहा हूं आपसे, प्लीज चेकआउट कीजिएगा। मैं किसी से किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मुझे बच्चों की चिंता है भाई, मुझे बच्चों की चिंता है। क्योंकि जब आप ऊपर से ऐसे चीजें देखते हैं ना, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, वाला पॉइंट है, 4 मजाक मारती है। मजाक मैं भी करता हूँ, शायद मुझसे ज़्यादा कोई ना करता हो, लेकिन साथ में पढ़ते भी भाई साहब, राइट? पॉइंट ये है कि जब बच्चा वो पढ़ के जाएगा एग्जाम में, भाई साहब सिर्फ वही बच्चा पढ़ के लिख पाएगा जो सेल्फ स्टडी भी बहुत डिटेल में कर रहा हो। कई बच्चे सोचते बस ये पॉइंटर्स याद रह जाएंगे। एनीवेज, चलिए वापस आते हैं। तो सबसे पहले डिटेल रिक्वायरमेंट्स जानेंगे। डिजाइनिंग के टाइम पे हमारे पास डिटेल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। हम या तो पूछेंगे, हम या तो खुद डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर करने के लिए हम एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार स्टेक होल्डर्स खुद ही अनसर्टेन होते हैं कि भैया हमें चाहिए क्या, जैसे बच्चे, राइट? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, हम डेटा और इंफॉर्मेशन का फ्लो डिजाइन करेंगे। डेटा और इंफॉर्मेशन का फ्लो, कि डेटा किससे किसके पास फ्लो करेगा, इंफॉर्मेशन कैसे एक फेज से दूसरे फेज में जाएगी, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाएगी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी, किसके पास जाएगी, किसके पास नहीं जाएगी। फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग, कितनी जाएगी, कितनी बार। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टाइम्स, टाइमिंग होता है कब, राइट? तो हम लोग फ्लो डिसाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे, टाइमिंग डिसाइड करेंगे डेटा और इंफॉर्मेशन की। वहां पे डेटा फ्लो डायग्राम्स वगैरह जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, लीजिए। सो हमने डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन में हमने रिक्वायरमेंट्स जान ली, हमने इंफॉर्मेशन फ्लो डिसाइड कर लिया। अब हम लोग डेटाबेस डिजाइन करेंगे, यूजर इंटरफेस डिजाइन करेंगे। डेटाबेस मतलब क्या क्या चीजें आएंगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल पढ़ते हैं ना, कौन सा कैसा स्ट्रक्चर होगा, मेन फील्ड्स क्या क्या होने वाले हैं, राइट? तो स्कोप एंड स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, और साथ साथ में यूजर इंटरफेस डिजाइन करेंगे। यूजर इंटरफेस क्या होता है कि भाई साहब यूजर कैसे इंटरैक्ट करता है सिस्टम के साथ। डेटाबेस डिजाइन हो गया, यूजर इंटरफेस डिजाइन हो गया। अब फिजिकल डिजाइन, व्हाट इज फिजिकल डिजाइन? विल बेसिकली ब्रेक द सिस्टम इनटू स्मॉल यूनिट्स। हाँ जी, विल बेसिकली ब्रेक द सिस्टम इनटू स्मॉल यूनिट्स, लॉजिकल यूनिट्स में उसको ब्रेक कर देंगे, राइट? और साथ साथ में आप समझ लीजिए कि एक बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाना है तो हम उसको मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देंगे कि पहले हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। मॉड्यूलर, हम लोग मॉड्यूल्स में जो है अपने सिस्टम को पूरा का पूरा ब्रेक डाउन कर देंगे कि हम उसे देख पाए, फिजिकली हम उसको समझ पाए, अच्छा ये सिस्टम है हमारा। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे? फाइनली हम लोग देखेंगे भैया जो नया सिस्टम हम लोग लगा रहे हैं उसके जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे पास है या नहीं, हम लोग उसके बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे कि नया हार्डवेयर चाहिए या नया सॉफ्टवेयर चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लीजिए, इन केस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स आर नॉट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, द न्यू प्लेटफॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी डिजाइन टू सपोर्ट द व्हाट प्रपोज सिस्टम। तो अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारे पास है नहीं, आर नॉट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें न्यू प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन टू सपोर्ट द प्रपोज्ड सिस्टम। तो बेसिकली हमें न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। ओके, जैसे कि
करंट सिस्टम की मेमोरी कम है, करंट सिस्टम की कुछ हो सकता है ग्राफिक्स कम हो, तो हम नया हार्डवेयर लेके आएंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थर्ड स्टेज हमारी हो गई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम डिज़ाइन, राइट, बेसिकली इसे डिज़ाइन बोल सकते हैं आप। तो हमने प्रॉब्लम देखी, अपॉर्चुनिटी देखी, फिजिबिलिटी स्टडी करी, हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज किया, हमने अब क्या किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया, और इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के बाद लास्ट वाला पॉइंट जो था उसी को हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे फोर्थ स्टेज में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्विजिशन एंड प्रोसीजर्स डेवलपमेंट। हम लोग क्या करेंगे, हमें नया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो बनाएंगे, सब जगह छाप देंगे, वी आर रिक्वेस्टिंग दी प्रपोजल्स फॉर फलाना फलाना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद वेंडर के प्रपोजल्स आएंगे और हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे इवेल्युएशन करके कि भैया किसका प्रपोजल सबसे सही है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, वेंडर प्रपोजल एंड सिलेक्शन एंड फाइनल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन। लीजिए 4 स्टेज हो गई। पहला प्रॉब्लम ढूंढो, अपॉर्चुनिटी ढूंढो, फिजिबिलिटी स्टडी करो। दूसरा एग्जिस्टिंग वाले को स्टडी करो। तीसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को डिजाइन करो। डिजाइन में याद रखिएगा 5 फेज आते हैं, रिक्वायरमेंट्स जानेंगे, फ्लो जानेंगे, डेटाबेस और इंटरफेस को डिजाइन करेंगे, फिजिकल डिजाइन बनाएंगे और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स को पता लगाएंगे। और उसी के बाद फोर्थ स्टेज हमारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्विजिशन और प्रोसेसर डेवलपमेंट से हो जाएगी। उसमें क्या क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और प्रपोजल डालेंगे, लोगों से प्रपोजल मंगवाएंगे, इवेल्युएट करेंगे और फाइनल डिसीजन लेंगे, एंड फाइनली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड कन्वर्जन। लीजिए अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनल एक्सेप्टेंस से पहले जो टेस्टिंग कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई एरर्स एंड डेफिशिएंसी इन द सिस्टम प्रायर टू इट्स फाइनल रिलीज फॉर यूज। ओके, और कन्वर्जन में हम लोग क्या करते हैं, द एक्टिविटीज अंडरटेकिंग टू प्लेस द न्यू सिस्टम इन ऑपरेशन। तो 2 स्टेज है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी कि फाइनल रिलीज से पहले टेस्ट करेंगे कोई डेफिशिएंसी एरर तो नहीं आ रहा है, और फिर हम लोग उसकी कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन मतलब हम लोग पुराने वाले को हटा के नया सिस्टम जो है वो ले आएंगे। फाइनली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है मित्रों, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में हम देखते हैं भैया हम एक्चुअली में न्यू सिस्टम को रन करना शुरू कर देते हैं और पीरियोडिकली मॉडिफाई करते जाते हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से मीट कर पाए, राइट। अब इसके लिए ऐसा नहीं कि अरे यार ये सिस्टम में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बदल देते हैं, नहीं, फॉर्मल प्रोसेस होगा जिससे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे द नीड फॉर चेंज। हाँ जी, फॉर्मल प्रोसेस होगा जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे द नीड फॉर चेंज, राइट। और साथ साथ में उसे ऑथराइज करने का भी एक फॉर्मल प्रोसेस होगा, चेंज को ऑथराइज करने का भी एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, चेंज कंट्रोल्ड मैनर में होगा। याद रखिएगा, फॉर्मल प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड द नीड फॉर चेंज टू अ सिस्टम एंड टू ऑथराइज एंड कंट्रोल द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नीडेड चेंजेस, राइट। तो इनके लिए फॉर्मल प्रोसेस होना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, कोई भी उठ के भाई चेंज कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, डेटा की इंटीग्रिटी तो खत्म फिर, है ना। एंड फाइनली हमारे पास क्या है, मेंटेनेंस। तो ऑपरेशन वाला पार्ट हो गया, मेंटेनेंस एक्टिविटी ऐसे विद दी सिस्टम नीड टू बी अप्रूव्ड एंड मॉनिटर्ड केयरफुली। अगेन कोई भी मेंटेनेंस होनी है तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए और उसको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा मेंटेनेंस को कि भाई ढंग से इन्होंने मेंटेन किया है सिस्टम को या नहीं, राइट। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ना एप्रोप्रिएट बैलेंस बनाता चलूँ समय और कंटेंट के अंदर। बहुत ज़्यादा फैल गए तो गड़बड़, कम पढ़ लिया तो गड़बड़। ये 6 स्टेजेस आपको जो है याद होनी चाहिए। उसके बाद हम अपने अगले अमेंडमेंट पे चलेंगे। 6 स्टेजेस किसके अंदर आई हैं, सिस्टम डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, कंट्रोल। याद रखिएगा सिस्टम डेवलपमेंट है क्या, हम लोग पुराने वाले को एनालाइज करेंगे, नए वाले को डिजाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे। ओके, अब सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स चाहते क्या हैं कि भैया हर फेज की जितने भी फेजेस आते हैं सिस्टम डेवलपमेंट में उसकी प्रॉपर ऑथराइजेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन्ड हो, राइट। अच्छा जी, लीजिए उसके बाद हमारे पास क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, 6 एक्टिविटीज हैं। नंबर 1 पहले याद करते हैं, प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिजिबिलिटी को चेक करेंगे, एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को डिजाइन करेंगे। इसके अंदर 5 पॉइंट आते हैं, डिटेल रिक्वायरमेंट्स लेंगे, कम ऑन डिटेल रिक्वायरमेंट्स लेंगे, इंफॉर्मेशन और डेटा का फ्लो डिजाइन करेंगे, यूजर इंटरफेस और डेटाबेस की डिजाइनिंग होगी, फिजिकल डिजाइन बनाएंगे यानी कि उनको लॉजिकल यूनिट्स में ब्रेक करेंगे, मॉड्यूल्स में ब्रेक करेंगे, एंड फाइनली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हम लोग चेक करने वाले हैं। उसके बाद जो स्टेज आता है वो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से ही जो है वो रिलेट करता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम कैसे एक्वायर करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस होंगे। फिर फाइनली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी फाइनल रिलीज से पहले जो टेस्टिंग होती है वो, कन्वर्जन मतलब पुराने की जगह नए सिस्टम को इंप्लीमेंट करवाना, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हम लोग देखेंगे भैया नए सिस्टम को जो है हम लोग अब यूज करना शुरू कर देंगे, पीरियोडिकली मॉडिफाई करेंगे सो दैट इट कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इन अ बेटर वे, एंड फॉर्मल प्रोसेस होगा क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए द नीड फॉर चेंज, और फॉर्मल प्रोसेस होगा इस चेंज को ऑथराइज और इंप्लीमेंट करने के लिए।
राइट। और मेंटेनेंस भी आपकी अप्रूव्ड और ऑथराइज होनी चाहिए, दैट्स इट। बहुत जेनरिक बात है, बहुत ही जेनरिक बात है, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अब समझ आ चुका है अच्छे से, राइट। चलिए अब हम लोग चलेंगे मित्रों अपनी नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ और उसको जो है कवर करते हैं। आ जाओ जल्दी से मेरे साथ, नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं जल्दी से और देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, पहले एक बार आउटलाइन पे चल दें। तो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अगर मैं बात करूं कंट्रोल्स की, तो हम लोगों ने अभी ये सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल पूरा किया है और अब हम लोग डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, बेसिकली क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं दैट आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द डेटा इंटीग्रिटी, ये क्वेश्चन जो है अब हम करने जा रहे हैं, राइट। अगेन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, साथ साथ अगर पढ़ेंगे तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। लीजिए, सो सबसे पहले बात करते हैं डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एक डेटाबेस कंट्रोल्स भी हैं, डेटाबेस कंट्रोल वो, और ये आपको पढ़ते समय थोड़ी सी ओवरलैपिंग लग सकती है, बट ये समझिएगा कि डेटाबेस एक पूरा सिस्टम की बात हो रही है और डेटा जनरली आप जो इनपुट करते हैं, जो मेन डेटा है आपका, उसके ऊपर बात हो रही है। डेटाबेस एज अ सिस्टम की ये लोग बात करते हैं, ठीक है। इसमें ओवरलैपिंग आपको लग सकती है, बट आप ये समझिए, क्या डेटा और डेटाबेस के बीच में फ़र्क होता है? बिल्कुल यस, बिल्कुल होता है। हम लोग क्लासेस में डिस्कस भी करते हैं कितने तरह के डेटाबेस वगैरह हो सकते हैं। अगर आपको कुछ पीछे से डिस्टर्बिंग साउंड आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी, मेरे पड़ोसी आज फुल फॉर्म में है। मैंने बीच में ब्रेक भी ले लिया कि चलो ये चुप हो जाएंगे, लेकिन चुप नहीं हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं। तो डेटा और डेटाबेस के बीच में फ़र्क है। डेटा से रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद आएंगे डेटाबेस कंट्रोल में, ओके। अगर कैटेगरी की बात करूं तो मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर आता है और डेटाबेस जो है वो एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर आता है। आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आपसे डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल की। तो भूमिका कैसे बनाएंगे? भूमिका में हम ये बोलेंगे भैया डेटा जो है वो क्या होता है? एक क्रिटिकल रिसोर्स होता है। बताइए, इस पे किसी को कोई डाउट है? क्या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आज की डेट में डेटा एक क्रिटिकल रिसोर्स है? आंसर इज अ बिग यस, बिल्कुल 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 क्रिटिकल रिसोर्स है। और इसलिए उस डेटा को जो है प्रॉपरली मैनेज करना है और उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है? देखिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी ब्रांचेज हैं और वो डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, बात कर लेते हैं बैंक की। अब देखिए, बैंक एक डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अगर डेटा सेंट्रली प्लान ना हो, सेंट्रलाइज प्लानिंग और कंट्रोलिंग ना हो डेटा के ऊपर, तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। आज की डेट में आप लोग जो चैप्टर 5 में वो पढ़ते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम वगैरह, वो सब इसी पे बात करता है कि भैया सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो बहुत दिक्कत हो सकती है। सोचिए, मेरे एक ब्रांच से अगर मैंने एटीएम से पैसे निकाल लियो, मेरी ब्रांच में अपडेट नहीं हुआ और मैं ब्रांच से जाके दोबारा निकाल रहा हूँ, तो क्या मज़े नहीं आ जाएंगे जीवन में? लेकिन बैंक को तो भाई साहब ला 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 ला, बैंक की तो हालत ख़राब हो जाएगी ना। इसलिए कहते हैं कि साहब, आज की डेट में डेटा एक क्रिटिकल रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इसको प्रॉपरली मैनेज करना है। एंड इसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमें सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड कंट्रोल चाहिए। 3 बातें। क्रिटिकल रिसोर्स, मेरे साथ साथ बेटा मार्क भी कर रहा हूं, क्रिटिकल रिसोर्स मस्ट बी प्रॉपरली मैनेज। एंड प्रॉपरली मैनेज कैसे होगा मित्रों? जब सेंट्रलाइज प्लानिंग और कंट्रोल होगा, राइट। अच्छा, एक मजाक की बात बोल रहा हूँ, ऑफेंड मत होइएगा, प्लीज़ ऑफेंड मत होना। मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए जो है मजाक करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि मजाक हो भी ना पाए। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि डेटा जो है वो एक लड़का है और हम एक लड़की हैं और हम बात कर रहे हैं डेटा के बारे में। तो डेटा कैसा होना चाहिए? हमारा एक लड़का जिससे शादी करने जा रहे हैं, तो लड़कियां क्या चाहती है कि भैया यूजर मस्ट बी एबल टू शेयर डेटा। अरे अरे, खुश मत हो, शेयर डेटा मतलब ये नहीं कि भैया तुम्हें दूसरों के साथ शेयर करना है, मतलब अपनी फैमिली के साथ। तो लड़का कैसा हो? जिस फैमिली के साथ शेयर कर सकें, जो हमेशा अवेलेबल हो, हम जहां चाहें वहां अवेलेबल हो, जिस तरह चाहें उस तरह अवेलेबल हो, हम जैसे चाहें उसको मॉडिफाई कर लें, लेकिन उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, किसी और के पीछे ना भागे, राइट। तो अब इसको पढ़ना कैसे? देखिए, फॉर डेटा टू बी मैनेज्ड बेटर, आपका डेटा शेयरेबल होना चाहिए, आपका डेटा अवेलेबल होना चाहिए जब आपको जरूरत पड़े, राइट। आपका डेटा उस जगह पे अवेलेबल होना चाहिए जब आपको जहां पे आपको जरूरत पड़े। आपका डेटा उस फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए जिस फॉर्म में आपको जरूरत पड़े। आपके डेटा को आप जब मर्जी चाहें क्या कर दें? मॉडिफाई कर दें जैसे आपको रिक्वायर्ड हो। और आपके डेटा की इंटीग्रिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। इंटीग्रिटी क्या होती है अभी चर्चा कर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल। पहले बताइए, ये ऊपर वाले दोनों पैराग्राफ दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह बस गए या नहीं बस गए? मुझे जल्दी से बता दो मित्रों। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। तो डेटा एक क्रिटिकल रिसोर्स है, इसे प्रॉपरली मैनेज करना है, इसके लिए सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड कंट्रोल चाहिए। अच्छा जी, अगर आपका डेटा ढंग से मैनेज करना चाहते हैं तो डेटा की कुछ क्वालिटीज हैं वो बता रहे हैं। लड़के की क्वालिटी याद रखना, मस्ट बी एबल टू शेयर
available at the time we need, available at the location we need, available in the form we need, and it must be possible to modify it easily, and साथ साथ में क्या इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन्ड रहनी चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी पे अब जल्दी से बातचीत कर लेते हैं। डेटा इंटीग्रिटी है क्या? तो भैया विकिपीडिया से ICAI ने एक डेफिनेशन निकाली और डाल दी आपके कोर्स में। एक बार चेक करिएगा कि स्टडी मैट में यही डेफिनेशन है या नहीं, और इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखी है, मेरे हिसाब से कर रखी है, बस देख लीजिएगा। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या है? मेंटेनेंस ऑफ एंड द एश्योरेंस ऑफ व्हाट? डेटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। सो आपका डेटा एक्यूरेट हो और कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? हम इसमें बहुत डिटेल में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन हम जाएंगे नहीं क्योंकि हम तो भैया CA वाले हैं, बेसिक आइडिया ले लेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, अगर 2 कॉपी ऑफ डेटा है तो वो दोनों कॉपी सेम होनी चाहिए। अगर आपके पास सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, सर्वर 3 है, और इन सब में एक एक डेटाबेस मेंटेन हो रखा है, मान लो कि एक ही डेटाबेस था, उसकी कॉपीज़ मेंटेन हो रखी हैं यहाँ पे, तो भाई साहब जैसे ही ये अपडेट हो, ये दोनों भी अपडेट हो जाए। ओके, मैं आपको एक थोड़ा सा मन है ना, मानेगा नहीं, बताने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको क्या लगता है कि आप जब एक बहुत फेमस वेबसाइट का नाम लेते हैं, मान लो अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन का क्या एक ही सर्वर होगा क्या? अमेज़ॉन का सारा डेटाबेस एक ही सर्वर पे होगा क्या? नहीं, अमेज़ॉन का डेटाबेस मल्टीपल सर्वर्स पे सेव होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब हो सकता है एक फेल हो जाए तो दूसरे वाले का यूज़ हो जाए, दूसरा फेल हो जाए तो तीसरे वाले का यूज़ हो जाए, और यही नहीं, ज़रा ध्यान सुनिए, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आपको पता है, अगर मान लो ये इंडिया है और ये US है, आप इंडिया से अमेज़ॉन एक्सेस कर रहे हो और उसका सर्वर US में आपको कनेक्ट करें, तो बीच में एक चीज़ आ जाती है जिसे बोलते हैं बेटा लेटेंसी। अभी लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी को आप ऐसे समझिए कि वो समय है जो आपको कनेक्ट करने में लगता है, और यहाँ पे लेटेंसी काफ़ी हाई होगी। तो अमेज़ॉन, आई एम श्योर, इंडिया या उसके आसपास के नेशंस में भी अपना क्या मेंटेन करता होगा? डेटा मेंटेन करता होगा। US में भी करता होगा, यूरोप में भी करता होगा, बहुत सारी जगह पे अमेज़ॉन जो है अपना क्या मेंटेन करता होगा? डेटा मेंटेन करता होगा, है ना। अब वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है कि भाई साहब ये लेटेंसी की जो प्रॉब्लम है उसे मारा जा सके। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके चलते अमेज़ॉन ऐसा करता होगा। बट इसकी वजह से, इस लेटेंसी को दूर करने की वजह से अमेज़ॉन ने जगह जगह पे डेटा मेंटेन कर रखा है। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ जी हाँ, कर रखा है। अब जगह जगह पे डेटा मेंटेन कर रखा है, मतलब एक प्रॉब्लम और आ सकती है कि पता चला इस सर्वर का डेटा तो चेंज हो गया, इस चेंज का सिंबल मान लो इसको, लेकिन इस सर्वर का डेटा चेंज नहीं हुआ। इसे बोलेंगे कि भाई डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ गई, और हमें इसी इनकंसिस्टेंसी से बचना है, और हमें यहाँ पे डेटा में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। और इसी के लिए कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं जो सजेस्ट की जाएंगी आपको, वो देखेंगे हम। ये देखिए, कंट्रोल एक्टिविटीज़ दैट आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी, यही हमको पढ़नी है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी? तो आप बोलेंगे सर द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी आर एज अंडर, और आपको सारी एक्टिविटीज बतानी होगी। खैर, अभी के लिए डेटा इंटीग्रिटी क्या है? मेंटेनेंस एंड एश्योरेंस ऑफ एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। तो एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, उसको लेके कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इसी को बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी। कंसिस्टेंसी क्या है? मैंने आपको बता दिया कि डेटा की 2 कॉपी अगर हैं तो सेम रेप्लिका होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। ओके, फिर डेटा इंटीग्रिटी के एक और डेफिनेशन इज द ओवरऑल एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। फिर कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज जो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं वो। लेकिन उससे पहले ये हमारे पास कुछ पॉइंटर्स हैं, ये रीड ओनली पॉइंटर्स हैं, रीड ओनली, सिर्फ इनको एक बार आपने रीड करना है और आपका काम बन जाएगा। मेन क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा जाएगा। ये वाली जो रीड ओनली लाइन है आपके साथ पढ़ देता हूँ। सो अगर डेटा रिपोजिटरी सिस्टम यूज्ड है, डेटा रिपोजिटरी कुछ नहीं होता है एक्चुअली। क्या है यार, इन्हें जो मिलते हैं वहीं से कॉपी पेस्ट मार देते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा सा आपके लिए एक नोट लिख दिया, डेटा रिपोजिटरी क्या होता है। बेसिकली डेटा लाइब्रेरी और डेटा आर्काइव, राइट। बेसिकली आप यहाँ से पढ़ें, डेटा रिपोजिटरी इज अ लार्ज डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डेटाबेस दैट कलेक्ट, मैनेज एंड स्टोर डेटा सेट्स फॉर डेटा एनालिसिस, शेयरिंग एंड रिपोर्टिंग। इतना बहुत है आपके लिए जानने के लिए। बेसिकली बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस हैं जो आपके लिए डेटा कलेक्ट, मैनेज, स्टोर करते हैं ताकि आप लोग उस पर एनालिसिस कर पाएँ, शेयरिंग कर पाएँ, उसकी रिपोर्टिंग कर पाएँ। तो सिर्फ गप्पे यहाँ पे चल रहे हैं इस वाली लाइन में। डेटा रिपोजिटरी सिस्टम यूज्ड है तो भाई उससे डेटा एंड एप्लीकेशन सिस्टम रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है, उसको केयरफुली कंट्रोल करना चाहिए। और बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेस आर सीरियस इफ द डेटा डेफिनेशन इज कॉम्प्रोमाइज टू डिस्ट्रॉय। डेटा डेफिनेशन में आपको समझाऊंगा क्या होता है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल एक्टिविटी में भी आने वाला है। देन केयरफुल कंट्रोल शुड बी एक्सरसाइज ओवर द रोल्स। मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ आपके लिए। कहते हैं आप डेटा की
इंटीग्रिटी और कैसे मेंटेन कर सकते हो? रोल्स पे कंट्रोल रखे। रोल्स मतलब कौन मैनेज कर रहा है, क्या कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो रोल्स पे कैसे कंट्रोल रखेंगे? सीनियर लोगों को रखो, ट्रस्टवर्दी लोगों को रखो, ड्यूटीज सेपरेट कर दो, एंड साथ साथ में लॉग्स जो हैं, लॉग्स मतलब बेसिकली क्या होता है? देखिए, आप कोई भी काम करते हैं उसकी एक लॉग क्रिएट होती है। लॉग मतलब एक रजिस्टर है, समझ लो ऐसे, उसमें आपने कोई भी एक्शन लिया वो लिखा जा रहा है, इतने टाइम पे ये हुआ, इतने टाइम पे ये हुआ, इसने किया था, इसने वहाँ फलानी जगह से लॉगिन किया था, फलाना उसका सिस्टम था, राइट। तो मैंने मेंटेनिंग एंड मॉनिटरिंग द लॉग्स ऑफ द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्टिविटी। तो जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उनकी एक्टिविटी के लॉग्स मेंटेन हमें करने चाहिए। देखिए, ये तीनों पॉइंट मुझे लगता है बिल्कुल जेड के पी हैं, ज़बरदस्ती के पॉइंट्स हैं, बट मैंने आपको फिर भी पढ़ा दिए कि भाई डेटा रिपॉजिटरी यूज़ करोगे तो रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद डेटा डेफिनेशन में अगर कुछ बदलाव आ गया तो बस बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। डेटा डेफिनेशन क्या होती है बेटा, अभी मैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद केयरफुल कंट्रोल हमें रखने चाहिए रोल्स को लेके, सीनियर लोगों को रखें, ट्रस्टवर्दी लोगों को रखें, सेपरेट ड्यूटीज़ रखें, और इनकी काम का लॉग मेंटेन करें, इनके काम का, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के काम का लॉग मेंटेन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा मेन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या है वो क्वेश्चन? वो सवाल ये है कि कौन सी ऐसी कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रख सकते हैं। तो कंट्रोल एक्टिविटी एक बार रीड कराता हूँ। डेफिनेशन कंट्रोल, अभी हम समझेंगे डेटा डेफिनेशन क्या होती है। एग्जिस्टेंस और बैकअप कंट्रोल, अच्छा जी। देन उसके बाद एक्सेस कंट्रोल, अपडेट कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। ये 6 कंट्रोल्स हैं जो अगर हम लोग रखें अपने डेटा पे तो डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। नंबर 1 डेफिनेशन। बेटा कोई भी लॉ कैसे शुरू होता है? डेफिनेशन से, राइट। उसके बाद डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन भैया उसका बैकअप रखना पड़ता है माइंड में अगर मार्क्स स्कोर करने हैं। तो कोई भी लॉ कैसे शुरू होगा? डेफिनेशन से। उसके बाद उसका क्या रखना है? बैकअप। और फिर कुछ ऐसा भी करें कि भैया हम उसे एक्सेस भी कर पाएँ, एक्सेस कर पाएँ, डेफिनेशन में कोई चेंज आए तो हम उसे अपडेट भी कर पाएँ। सिर्फ रटवाने के लिए बोल रहे हैं सारी बातें। फिर उसके बाद हम लोग कॉन्करेंटली बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ सकते हैं, और सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हैं उसमें क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो नंबर 1 इज डेफिनेशन, इसको ऐसे याद करें। नंबर 1 इज डेफिनेशन, फिर एग्जिस्टेंस एंड बैकअप, एग्जिस्टेंस एंड बैकअप के बाद एक्सेस, एक्सेस के बाद अपडेट, अपडेट के बाद कॉन्करेंसी, और उसके बाद आ गया क्वालिटी कंट्रोल। आइए जरा पढ़ के देखते हैं। डेफिनेशन कंट्रोल क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए, जब आप अपना डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं, अपना डेटा के फील्ड्स डिजाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जरा ध्यान सुनिएगा कि मैं ना आपका डेटा मेंटेन कर रहा हूं और मैं सबके फोन नंबर स्टोर करता हूं। अब फोन नंबर या डेट ऑफ बर्थ ले लो, डेट ऑफ बर्थ ले लो, मैंने उसके ऊपर एक कंट्रोल लगा रखा है कि भाई साहब इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जहां पे आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फोन नंबर डालना है, अल्फाबेट्स नहीं आ सकते, अल्फाबेट्स नहीं आ सकते। अब बाई चांस अगर इस कंट्रोल को, इस चीज को कोई बैकएंड से चेंज कर दे तो भाई हो सकता है कोई अपना गलत नंबर भी डाल दे। और सुनिए, हम सबको पता है कि कोई भी 200 साल का तो नहीं होगा, मैं तो 150 बोलना, 200 साल का तो कोई नहीं होगा। तो मैंने वहां पे लगा रखा है कि इस ईयर से पीछे नहीं जा सकता, या फ्यूचर की डेट नहीं डाल सकता, राइट। सो मैंने वो डिफाइन कर रखा है कि भाई इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर क्या आ सकता है। अब अगर कोई उसको छेड़ देगा तो इससे मेरे डेटा की इंटीग्रिटी यानी मेंटेनेंस, एश्योरेंस, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी खराब होती है क्या? बिल्कुल होती है सर, राइट। तो पहला है हमारे पास डेफिनेशन कंट्रोल। दीज कंट्रोल्स आर प्लेस्ड टू इंश्योर दैट डेटाबेस ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड एंड कंप्लाई विद द डेफिनेशन स्टैंडर्ड। आपका डेटाबेस हमेशा डेफिनेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से चले। ऐसे जो कंट्रोल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डेफिनेशन कंट्रोल। हाँ जी, ऐसे जो कंट्रोल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मित्रों? डेफिनेशन कंट्रोल। ओके, मैं खुद बता दूं भाई, देखो मैं आईसीआई द्वारा लिखी गई बहुत सारी बातों से एग्री नहीं करता हूं, फिर भी मैं ये पढ़ा देता हूं क्योंकि भैया मुझे आप लोगों को ना पास कराना है। ओके, मैंने ये चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ी अपने टाइम पे, बट एनीवेज चलिए आ जाइए। तो डेफिनेशन कंट्रोल की बात करते हैं बच्चों। डेफिनेशन कंट्रोल जो क्या इंश्योर करा है कि भैया डेटाबेस जो है हमेशा डेफिनेशन स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई कर रहा है, यानी कि जो बातें आनी चाहिए थी वो आ रही है, जो नहीं आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है, कोई और उसके अंदर कोई भी इनपुट, फालतू का इनपुट नहीं डाल सकता है। दिस इज डेफिनेशन कंट्रोल। एग्जिस्टेंस एंड बैकअप कंट्रोल, एग्जिस्टेंस और बैकअप कंट्रोल क्या क्या एश्योर कराते हैं सर जी? ये एश्योर कराते हैं कि वी आर एस्टैब्लिशिंग बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर, यानी इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट जहां पे हमारा डेटाबेस उड़ जाए तो हमारे पास सर जी बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड होने चाहिए। हाँ जी, हमारे पास जो है बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश्ड होने चाहिए। ओके, तो नंबर 1 पॉइंट इज बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड।
नंबर 2 पॉइंट, बैकअप क्या होता है कहते हैं आपको, बैकअप बताओ क्या होता है। तो बैकअप बेसिकली क्या है, कॉपी ऑफ द डेटा सो दैट एडिशनल कॉपी में बी यूज टू रिस्टोर द ओरिजिनल डेटा आफ्टर अ डेटा लॉस ड्यू टू अनऑथराइज्ड एक्सेस, इक्विपमेंट फेलियर, फिजिकल डिजास्टर। सो बैकअप इज नथिंग बट द कॉपी ऑफ द डेटा, ताकि हम लोग उस कॉपी को यूज कर पाए अपने डेटाबेस को रिस्टोर करने के लिए इन केस ऑफ डेटा लॉस ड्यू टू अनऑथराइज्ड एक्सेस, इक्विपमेंट फेलियर और फिजिकल डिजास्टर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बैकअप कंट्रोल क्या इंश्योर कराते हैं कि भैया के कंपनी के पास बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर्स हैं, कंपनी ने बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर बनाए हैं। बैकअप क्या होता है, कॉपी ऑफ डेटा, जिसे हम यूज कर सकते हैं टू रिस्टोर द डेटाबेस, टू रिस्टोर द ओरिजिनल डेटा जब डेटा लॉस हो जाए बिकॉज ऑफ व्हाट, अनऑथराइज्ड एक्सेस, इक्विपमेंट फेलियर और फिजिकल डिजास्टर। अब सवाल है कि भाई बैकअप स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। हमारे को इन्होंने यहाँ पे छोटी छोटी सी 2-3 बातें बताई हैं बैकअप स्ट्रैटेजीज को लेके, जैसे कि डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। व्हाट इज डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, एज एंड व्हेन डेटा इज बीइंग एंटर्ड इट इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। एक हमारा मान लो, इसको ऐसे समझ लो, प्राइमरी सर्वर पे रिकॉर्ड हो रहा है, एक सेकेंडरी सर्वर पे रिकॉर्ड हो रहा है, एक आपके हार्ड डिस्क पे रिकॉर्ड हो रहा है और एक आपके क्लाउड पे जा रहा है। साथ साथ जैसे जैसे आपके पास डेटा आ रहा है वैसे वैसे वो 2 जगह पे रिकॉर्ड हो रहा है। इसे बोलते हैं मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। दूसरा, पीरियोडिक डंपिंग ऑफ डेटा। व्हाट इज पीरियोडिक डंपिंग, हमने फैसला कर रखा है कि भाई साहब हर हफ्ते के मान लो सैटरडे को या फिर संडे को हम लोग अपने डेटा का बैकअप बनाते हैं। अब ये हफ्ते बनेगा, महीने बनेगा, 6 महीने बनेगा, ये डिपेंड करता है भाई साहब कंपनी का साइज क्या है, कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी के लिए डेटाबेस कितना क्रिटिकल है। हाँ, राइट। सो वेरियस बैकअप स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी बैकअप स्ट्रैटेजीज जो हैं लगा सकती है कंपनी, जिसमें से एग्जांपल दे रहे हैं डुअल रिकॉर्डिंग यानी कि साथ साथ 2 जगह रिकॉर्डिंग, पीरियोडिक डंपिंग मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड कर लेना और डेटा का डंप क्रिएट करते रहना, और तीसरा, लॉगिंग इनपुट ट्रांजैक्शन एंड चेंजेस टू द डेटा में बी यूज्ड। मतलब आप जो भी डेटा में चेंज हो रहा था उसकी लॉग मेंटेन कर रखा है और उस लॉग से हम दोबारा अपना डेटाबेस जो है वो रिक्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो इनपुट ट्रांजैक्शन, जितनी भी इनपुट ट्रांजैक्शन हुई, जितने भी चेंजेस हुए डेटा में, कम ऑन, जितनी भी इनपुट ट्रांजैक्शन, व्हाट इज इनपुट ट्रांजैक्शन, जो भी डेटा फीड किया गया, फिर उस इनपुट ट्रांजैक्शन को फीड करने से जो भी डेटा में चेंज हुआ, आपने उस लॉग को मेंटेन कर रखा है और एक सॉफ्टवेयर की मदद से आप वो लॉग रन करेंगे। एक पर्टिकुलर डेट का डेटा आपके पास होगा, आप उस डेटा के बाद इस वाली लॉग को रन करेंगे और जैसे रन करेंगे ये आपके डेटा को अपडेट कर देगा एक पर्टिकुलर डेट तक, राइट। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑल्दो इसमें बहुत डिटेलिंग हो सकती है, आईसीए ने इतना बताया, हम इतना ही पढ़ के आएंगे। आ जाइए, तो एग्जिस्टेंस एंड बैकअप में पहली चीज क्या बताएंगे, देयर मस्ट बी बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। व्हाट इज द बैकअप, बैकअप इज द कॉपी ऑफ डेटा दैट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ डेटा लॉस ड्यू टू अनऑथराइज्ड एक्सेस, इक्विपमेंट फेलियर और फिजिकल डिजास्टर। बैकअप स्ट्रैटेजीज हो कौन कौन सकती है, ड्यूअल रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, पीरियोडिक डंपिंग ऑफ डेटा, लॉगिंग इनपुट ट्रांजैक्शन एंड चेंजेस टू डेटा में भी यूज्ड। लीजिए, अब तो बहुत आसान है। एक्सेस कंट्रोल, बचपन से आप लोग ये सीखते आए। एक्सेस कंट्रोल मतलब भाई कि कोई भी व्यक्ति, ये कंट्रोल्स क्या करते हैं, दे प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स फ्रॉम व्यूइंग, रिट्रीविंग, कंप्यूटिंग, डिस्ट्रॉइंग एंटिटीज डेटा। अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल ना ही हमारे कंपनी के डेटा को देख पाए, रिट्रीव कर पाए, कंप्यूट कर पाए और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाए, राइट। एग्जाम्पल सबसे सिंपल, पासवर्ड, टोकन्स, बायोमेट्रिक कंट्रोल्स, डेटा इंक्रिप्शन कंट्रोल्स भी हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय कीपिंग द डेटाबेस इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। मतलब कल को कोई रिट्रीव भी कर ले तो उसे उल्टे सीधे से भाई वहाँ पे नंबर्स नजर आए, फिगर्स नजर आए, कुछ और लिखा हुआ नजर आए, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो एक्सेस कंट्रोल वेरी सिंपल, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर चैलेंज नहीं। एक्सेस कंट्रोल वो कंट्रोल जो अनऑथोराइज इंडिविजुअल्स को एक्सेस करने से, रिट्रीव करने से, व्यू करने से, कंप्यूट करने से, डिस्ट्रॉय करने से रोकते हैं, ओके। पासवर्ड हैं, आपका बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, या फिर सिंपली डेटा इंक्रिप्शन कंट्रोल्स हैं, जिसे लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट इज अपडेट कंट्रोल, बस 3 कंट्रोल बचे, बहुत आसान। अपडेट कंट्रोल, अब ये अपडेट कंट्रोल क्या है भाई, अपडेट कंट्रोल सिंपल, ये रिस्ट्रिक्ट करता है अपडेट ऑफ डेटाबेस टू दी ऑथराइज यूजर्स, राइट। मतलब डेटाबेस को अपडेट सिर्फ ऑथराइज यूजर ही कर सकते हैं। हाँ जी, डेटाबेस को अपडेट सिर्फ कौन कर सकते हैं, ऑथराइज यूजर्स ही कर सकते हैं। ये काम होता है अपडेट कंट्रोल्स का। अब अपडेट का मतलब क्या है, अपडेट का बहुत सिंपल सा मतलब है या तो डेटा को ऐड करना या डेटा को लेस करना। तो यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि भाई साहब कुछ ही यूजर्स को जो है डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट तरह के राइट्स मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ
डेटा को ऐड ही कर पाएँ। और कुछ लोगों के पास राइट हो सकता है कि भाई वो उस डेटा को ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। सो दीज कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट द अपडेट ऑफ डेटाबेस टू ऑथराइज यूजर्स इन टू वेज, ईदर बाय परमिटिंग ओनली एडिशन ऑफ डेटा टू द डेटाबेस, या तो मैंने सिर्फ आपको राइट दे दी भैया आप सिर्फ इस पर ऐड कर सकते हो। मान लो मैंने आपको अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर दिया, उस अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में आप कोई एंट्री कर सकते हो, लेकिन एंट्री हो गई तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हो। और अलाउइंग यूजर्स टू चेंज और डिलीटिंग दी एग्जिस्टिंग डेटा, तो कुछ यूजर्स होंगे जिनके पास एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करने का या डिलीट करने का राइट्स होगा, कुछ यूजर्स होंगे जिनके पास डेटा को सिर्फ ऐड करने का राइट होगा। तो इससे हमने बोल दिया एडिशन और फिर चेंज और डिलीट वाला राइट हम लोग देके ये श्योर कर सकते हैं इस कंट्रोल से कि भाई सिर्फ ऑथराइज यूजर्स ही जो है काम कर रहे हैं डेटा पे। कॉन्करेंसी कंट्रोल, व्हाट इज कॉन्करेंसी कंट्रोल? कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब होता है एक साथ, राइट। कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होगा कि भाई साहब देखो आज की डेट में हो क्या रहा है, हाइपर फास्ट वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। बैंक में बैंक का एग्जांपल लीजिए, बैंक में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। मैं मतलब एक व्यक्ति के अकाउंट में, एक कंपनी के अकाउंट की बात करता हूँ, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी सोचिए, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी सोचिए, मिनट्स में शायद कितनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी। अब अगर क्या ऐसा हो सकता है कि रिलायंस के बैंक अकाउंट को एक साथ बहुत जगह से एक्सेस किया जा रहा हो, एक्सेस इन द सेंस बहुत सारे पैसे आ रहे हो, बहुत सारे पैसे निकाले जा रहे हो, यानी कि कॉन्करेंटली एक पर्टिकुलर डेटा पे काम हो रहा है। अब ये कॉन्करेंसी कंट्रोल ये इंश्योर कराता है कि भैया डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन्ड रहे इन केस ऑफ कॉन्करेंट एक्सेस टू डेटा। ऐसा ना हो कि भाई से पैसे निकाल लिए अपडेट नहीं हुआ, या पैसे डाल दिए अपडेट नहीं हुआ और उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। आइए पढ़ते हैं। दीज कंट्रोल प्रोवाइड सॉल्यूशंस agreed upon schedules and strategy, this is the important line, strategies to overcome the data integrity problems। देखिए अल्टीमेटली हमने सॉल्व क्या करना है, डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। और कौन से केस में? when two update processes access the same data item, जब दो प्रोसेसेस एक साथ सेम डेटा आइटम को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हैं। रिलायंस के बैंक अकाउंट को बहुत सारी जगहों से एंट्रीज प्लस माइनस की मिल रही हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़ा आपका रिटेल स्टोर है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे की जा रही हैं, तो बहुत सारे काउंटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बिकने से बहुत सारी जगहों से स्टॉक्स अपडेट हो रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और सिस्टम के अंदर कॉन्करेंसी कंट्रोल जब होगा तो वो ये एश्योर कराएगा कि भाई साहब जो दो अपडेट आपके प्रोसेसेस हैं सेम डेटा को एक्सेस तो कर लें, लेकिन डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम उसकी वजह से ना आए। ओके कैसे कराएगा वो नहीं बताया हमें, बस कॉन्करेंसी कंट्रोल का काम ये होता है कि भाई साहब डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किससे सॉल्व करना है, किससे बचाना, उन इंस्टेंसेस से बचाना जब एक ही साथ एक पर्टिकुलर डेटा को दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल, आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट। क्वालिटी कंट्रोल क्या इंश्योर कराते हैं कि भैया डेटा की एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे। हाँ जी, डेटा की एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस जो है वो मेंटेन रहे। और इसमें कहते हैं साहब दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि प्रोग्राम वैलिडेशन फॉर इनपुट डेटा। व्हाट इज प्रोग्राम वैलिडेशन? वही बात कि भाई साहब डेट ऑफ बर्थ की जगह पे आप लोग वहाँ पे अल्फाबेट नहीं डाल पाओगे, राइट। एंड बैच कंट्रोल ओवर डेटा इन ट्रांजिट थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज बैच कंट्रोल? पहले तो बैच होता क्या, ध्यान समझिए बेटा। दो तीन तरह की प्रोसेसिंग होती है ना, एक तो होता है हर ट्रांजेक्शन की प्रोसेस कर दिया, हर ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर दिया। एक होता है, आप इसको समझिए, बैंक में अगर आप चेक डिपॉजिट करा के आ रहे हैं तो आप तो एक डब्बे में डाल देते हैं, फिर एक टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम तक जो भी चेक आ गए उनको प्रोसेस करेंगे, तो एक बैच बन जाता है चेक्स का, उसकी प्रोसेसिंग होती है, राइट। तो अब आप जरा ध्यान सुनिए, तो भाई बैच कंट्रोल्स बहुत सारे तरीके से लगाए जाते हैं। बैच कंट्रोल्स में जैसे चेक का टोटल कर लेंगे, एंड आई एम नॉट जोकिंग, अगर मैं बिल्स की बात करूं तो हो सकता है इनवॉइस नंबर्स का भी टोटल कर ले। ये बात आपको शायद थोड़ी सी अटपटी लगेगी, इनवॉइस नंबर का टोटल करके क्या बनेगा, तो वो एक तरह का कंट्रोल बन जाता है कि भाई इनवॉइस का टोटल जो है ये आ रहे थे। जनरली तो अमाउंट का टोटल कर लेंगे, लेकिन इनवॉइस नंबर्स का भी टोटल कर लेंगे, इन्हें बोलते हैं बैच कंट्रोल। मैंने बेसिक आइडिया दिया, आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो प्रोग्राम वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा एंड बैच कंट्रोल ओवर डेटा इन ट्रांजिट थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको बता रहे हैं कि भाई एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप लोग इनपुट वैलिडेशन प्रोग्राम्स बना सकते हैं, इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल लगा सकते हैं, या फिर बैच कंट्रोल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए, ये हमारा एक और अमेंडमेंट का पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। लेट मी रिपीट, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल, राइट। पहले बताएंगे क्रिटिकल रिसोर्स है, मैनेज अगर प्रॉपरली मस्ट बी प्रॉपरली मैनेज्ड, इसके लिए सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड कंट्रोल चाहिए। फिर
अगर आप डेटा को अच्छी तरह मैनेज करना चाहते हैं तो आपका डेटा शेयरेबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए ऑन टाइम, अवेलेबल होना चाहिए ऑन लोकेशन यू नीडेड, अवेलेबल होना चाहिए इन फॉर्म यू नीडेड, अवेलेबल होना चाहिए टू फॉर मॉडिफिकेशन, एंड साथ साथ में इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। इंटीग्रिटी क्या होती है? मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। इंटीग्रिटी के लिए क्या कंट्रोल लगाते हैं वही कंट्रोल में पढ़े। पहले डेफिनेशन एग्जिस्टेंस बैकअप, डेफिनेशन एग्जिस्टेंस बैकअप के बाद एक्सेस, एक्सेस के बाद अपडेट, अपडेट के बाद कॉन्करेंसी और कॉन्करेंसी के बाद क्वालिटी। डन। चलिए जी, अब चलेंगे अगली अमेंडमेंट वाले पार्ट पे। क्या है हमारा अगला अमेंडमेंट वो भी देख लेंगे जल्दी से। डोंट वरी एट ऑल, चिंता करने की आप लोगों को बिल्कुल भी 1% भी जरूरत नहीं है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आइए जी, तो अगला पार्ट करते हैं अमेंडमेंट का, और वो क्या है? डेटाबेस कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेटाबेस कंट्रोल। पहली बात ये कि भाई ये अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स के अंडर आता है। हर एप्लीकेशन किसी ना किसी डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है। एप्लीकेशन किसी ना किसी डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगी। आपको क्या लगता है, कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, उसके अंदर कुछ भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ आप एक्सेस कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से उठा के तो ला रही है, और जहाँ से उठा के ला रही है वो डेटाबेस है। तो अब उस डेटाबेस के कंट्रोल्स की बात हो रही है, एप्लीकेशन कंट्रोल के अंडर आता है। इससे पहले हमने डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल पढ़ा था, जो कि मैनेजमेंट कंट्रोल के अंडर आता है, राइट। वहाँ पे अगर मैं डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करूँ तो ये है कि वो डेटा के बारे में बात करता था, डेटाबेस, राइट। आई होप आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डेटा और डेटाबेस के अंदर, राइट। हमने क्लास में डिस्कशन भी किया है इसके ऊपर कि डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इनकी कैटेगरी अलग है, वो मैनेजमेंट कंट्रोल्स के अंदर है, एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर है, राइट। तीसरी बात मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप होती हुई दिख सकती है। देखिए, डेटा हो या डेटाबेस हो, फॉर एग्जाम्पल एक्सेस कंट्रोल तो दोनों पे होगा। ना डेटाबेस का अनऑथराइज एक्सेस किसी के पास होना चाहिए, ना डेटा का एक्सेस किसी अनऑथराइज व्यक्ति के पास होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें कॉमन चलती रहेंगी। एनीवेज, चलिए अब जरा एक बार इसकी रीडिंग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दीज कंट्रोल्स आर यूज्ड विद इन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विद इन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास ये कंट्रोल्स आपको मिलेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसी भी तरह से उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके किसी भी तरीके से, किसी भी अनऑथराइज तरीके से डेटाबेस को एक्सेस ना किया जा सके, राइट। सो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। किस लिए? टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। इंटीग्रिटी ऑफ डेटा तो हमें पता ही है, मेंटेनेंस ऑफ एंड एश्योरेंस ऑफ एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। एक्यूरेसी मतलब डेटा करेक्ट हो, कंसिस्टेंसी मतलब अगर उसकी दो से ज़्यादा कॉपीज़ बनी हुई हैं तो हर जगह पे डेटा जो है वो सेम हो। दो से ज़्यादा कॉपी क्यों बनाते हैं? मैंने आपको समझाया था, लेटेंसी को दूर करने के लिए बनाते हैं, राइट। और साथ साथ में ऐसा ना हो कि भाई अगर सिंगल डेटा मेंटेन्ड है और वो खत्म हो गया तो भाई बस फिर तो ला 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 ला, राइट। सो डेटाबेस कंट्रोल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। क्यों होता है? ताकि इंटीग्रिटी ऑफ डेटा को मेंटेन रखा जाए। अब मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं। सर ये क्या कह दिया आपने? टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। अब दूसरे तरीके से कैसे बोल रहे हैं? टू प्रिवेंट द इंटीग्रिटी वायलेशंस। आहा, वाह 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 वाह। तो एक तरफ कह रहे कि डेटाबेस कंट्रोल होते हैं ताकि इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, और इसलिए भी होते हैं कि इंटीग्रिटी वायलेशंस ना हो पाए। भाई वाह, क्या बात कही है आपने। सो टू मेंटेन इंटीग्रिटी, टू प्रिवेंट इंटीग्रिटी वायलेशन व्हेन मल्टीपल प्रोग्राम्स हैव कंकरेंट एक्सेस टू डेटा। याद है हमने कंकरेंसी कंट्रोल पढ़ा था, कॉन्करेंट कंट्रोल था ना वो, इस वाले टॉपिक के अंदर था ना ये कंकरेंसी कंट्रोल। देखिए मैंने क्या बताया था कि हो सकता है कि एक डेटा को दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हों, दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हों, तो ऐसा ना हो कि भाई साहब कि किसी और को वो डेटा कुछ और नजर आए, किसी और को वो डेटा कुछ और नजर आए। तो यहाँ पे सेम बात हो रही है, बिल्कुल मैंने बोला था ओवरलैपिंग आपको दिखने वाली है। आइए सो फिर से बात करते हैं। टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, टू प्रिवेंट इंटीग्रिटी वायलेशंस when multiple programs have concurrent access to data, when multiple programs have concurrent access to data, तो integrity violations को रोकने के लिए, integrity को maintain करने के लिए, the way in which data privacy can be preserved within the database subsystem, और database privacy को preserve करने के लिए। तो database control application software में होते हैं, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, इंटीग्रिटी वायलेशंस को रोकने में मदद करते हैं, और डेटा प्राइवेसी को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। प्राइवेसी का मतलब फिर से वही कि भाई साहब किसी व्यक्ति का डेटा किसी और को एक्सेस ना करने दिया जाए। ओके, आ जाओ जी। अब इसके अंदर कंट्रोल्स कौन कौन से हैं? आपको गाइस काफ़ी सारे कंट्रोल्स कॉमन मिलेंगे, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल क्या है? एक्सेस कंट्रोल का रोल यही है कि भाई वो अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करे,
अनऑथराइज एक्सेस को और यूज ऑफ डेटा को प्रिवेंट करें। अब एक्सेस कंट्रोल के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, फिर उस सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से अपना एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म चूज करना पड़ेगा, और उस एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म से ये एश्योर किया जाएगा कि भैया जो पॉलिसी चूज करी है वो एक्चुअली में एनफोर्स हो भी रही है या नहीं। तो सिंपली सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म चूज करेंगे, और फिर एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म से हम ये इंश्योर करवाएंगे कि जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मीट हो रहे हैं या नहीं। राइट। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल क्या आप अपने रेगुलर डेटाबेस पे ही लगाएंगे या फिर आप जो बैकअप ऑफ डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं उस पे भी लगाएंगे? बैकअप पे भी जरूर लगाएंगे। पता चला भैया रेगुलर वाले पे तो कंट्रोल लगा लिया, लेकिन चोर बैकअप वाले को एक्सेस कर पा रहा और बैकअप में भी पूरा का पूरा डेटा था। राइट। तो 3 बातें। नंबर 1, एक्सेस कंट्रोल प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। हाँ जी, एक्सेस कंट्रोल प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। नंबर 2, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाओ, सिक्योरिटी पॉलिसी से एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म चूज करो, और उस एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म से ये श्योर कराओ कि भाई साहब जो पॉलिसी हमने बनाई थी उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। एंड नंबर 3, बैकअप ऑफ द डेटा पे भी एक्सेस कंट्रोल होने चाहिए। आ जाओ, सेकंड कंट्रोल बोलते चलो। पहला था एक्सेस कंट्रोल, सेकंड आगे हमारे पास क्या? इंटीग्रिटी कंट्रोल। हाँ जी, सेकंड आगे हमारे पास क्या? टेल मी जल्दी बताइए। इंटीग्रिटी कंट्रोल। सो एक्सेस कंट्रोल, ये मेरे पड़ोसी हैं तो ड्रिल मशीन वगैरह चला रहे हैं, माफ कर दीजिएगा, बच्चे हैं। एक्सेस कंट्रोल, इंटीग्रिटी कंट्रोल, पढ़ना शुरू करते हैं। इंटीग्रिटी कंट्रोल, भैया इंटीग्रिटी कंट्रोल का मतलब क्या है? जो डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन कराएं। डेटा की इंटीग्रिटी क्या होती थी? एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी। सो इंटीग्रिटी कंट्रोल वो कंट्रोल है जो इंश्योर करवाते हैं, क्या इंश्योर करवाते हैं? एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा यूज विद इन द डेटाबेस। और इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स लगवाते हैं। इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि इंटीग्रिटी के रूल्स समझ लो। इंटीग्रिटी के क्या समझ लो? रूल्स। इंटीग्रिटी के रूल से मतलब मेरा क्या है? मान लो भैया एक जगह पे सिर्फ नंबर आएंगे तो नंबर ही आएंगे, वहां पे और कुछ नहीं आ सकता। मान लो 10 डिजिट आने तो 10 डिजिट ही आएंगे, उससे कम या ज्यादा नहीं आ सकते। मान लो पर्टिकुलर फॉर्मेट दे रखा है डेट का या फिर टाइम का, तो भैया उसी फॉर्मेट में जो है चीजें आएंगी। ये हो गया इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। तो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। हाँ जी, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। तो आप अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स मस्ट बी इस्टेब्लिश टू स्पेसिफाई द, अगर आप ये ना भी लिख पाए तो आप सिंपली बोल सकते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट मस्ट बी इस्टेब्लिश टू मेंटेन दी कंसिस्टेंसी अमंग रोज। रोज बोले तो टपल, ये भी हमने मेरे साथ कहीं ना कहीं क्लास में पढ़ा होगा। डेटाबेस में रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। सो क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब आपकी इंटीग्रिटी कांस्टेंट होने चाहिए ताकि कंसिस्टेंसी अमंग रोज बनी रहे। आपके जो रोज है, आपका जो डेटाबेस का डेटा है उसके अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहे। एक वर्ड अगर ऐड कर पाए तो वेरी गुड, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा ये आपको टफ लग सकता है, अदरवाइज सिंपल है। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स एस्टैब्लिश करने चाहिए ताकि हम लोग अपना जो रिलेशनशिप है और जो कंसिस्टेंसी है अमंग रोज वो हमारी मेंटेन्ड रहे। लीजिए, तो 2 हमारे पार्ट कंप्लीट हो गए। 2 पार्ट कौन कौन से थे मित्रों? पहला पार्ट था हमारे पास सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल, दूसरा था इंटीग्रिटी कंट्रोल, एक्सेस इंटीग्रिटी। और अब तीसरा पे चलते हैं हम लोग जल्दी से, और तीसरा कंट्रोल हमारे पास कौन सा आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल। आ जाओ जी, अब इसको जल्दी से कवर करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल में क्या है। लैंग्वेज टफ लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने आसानी से क्या लिखना है, डोंट वरी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, आपको मैं वो जो चीज़ लिखी हुई वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले ज़रा इसको देख लीजिए जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि डेटाबेस से यूज़र किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या बन जाता है? एक इंटरफेस जिसके थ्रू यूज़र डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। राइट। यूज़र अपनी रिक्वेस्ट भेजता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस को, और फिर यहाँ से जो है उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी जाती है। अब देखिए, डेटाबेस करेक्टली अपडेट होगा या डेटाबेस करेक्टली आपको इंफॉर्मेशन देगा, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या करेक्ट सेट ऑफ कमांड डाला है, यूज़र ने क्या करेक्ट सेट ऑफ कमांड डाला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिससे डेटाबेस आपको वो डेटा जो आप मांग रहे हैं वो दे दे, या डेटाबेस में जो आप अपडेट करना चाह रहे हैं वो दे दे। राइट। तो करेक्ट सेट ऑफ कमांड होगा तो करेक्ट डेटा आपको मिल जाएगा। अगर इनकरेक्ट सेट ऑफ कमांड होगा तो एरर आ जाएगा।
अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल बेसिकली क्या कहते हैं कि भैया आपके जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, उसके अंदर दो तरह के कंट्रोल ज़रूर चाहिए, एक अपडेट कंट्रोल और दूसरा कौन सा, रिपोर्ट कंट्रोल। अपडेट कंट्रोल वो कि भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जब करेक्ट डेटा आएगा तभी डेटाबेस अपडेट हो, अगर इनकरेक्ट डेटा आएगा तो डेटाबेस एरर दे दे, मतलब रिपोर्ट कंट्रोल। राइट, आइए जरा ध्यान समझिएगा, मैं फिर से बोलता हूं। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रिक्वेस्ट भेजेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजेगा। अब अगर वो करेक्ट सेट ऑफ कमांड डाला है यूजर ने, करेक्ट बिल्कुल चीजें डाली हैं, तो भाई साहब क्या करेंगे, करेक्ट डेटा यहां से उठा लेंगे, डेटा को डेटाबेस को अपडेट कर देंगे। जो भी ट्रांजैक्शन अगर एंट्री कर रहा था, कोई ट्रांजैक्शन एंट्री करी है तो बिल्कुल सही तरीके से एंट्री करी है, सारे पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं, जो फॉर्मेट था वो फॉलो करा है, जो पैरामीटर्स थे यानी कि मान लो कि नंबर्स आएंगे या अल्फ़ाबेट्स आएंगे या 10 डिजिट का आएगा या 5 डिजिट का आएगा, जो फॉर्मेट बताया गया था वो फॉलो किया है, तो करेक्ट डेटा गया है, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, आपका डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। और ये इंश्योर कराते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बने हुए अपडेट कंट्रोल्स। अच्छा जी, अच्छा, देन नेक्स्ट पॉइंट, इनकरेक्ट सेट ऑफ कमांड अगर आया तो एरर दिखाना चाहिए कि भाई साहब कि ये तो डेटा हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है डेटाबेस में, और ये भी काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर से ही होगा। ऑब्वियसली वो इससे कम्युनिकेट करेगा, लेकिन सर जी आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल ये श्योर कराता है कि कोई भी अगर गलत डेटा जाने की कोशिश कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, रिपोर्ट जो है आ जानी चाहिए, कि प्रॉम्प्ट आ जाना चाहिए कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती, या आपने सही कमांड जो है वो नहीं दिए हैं। देखिए ज़रा यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं, एक बार रीड करवा दूंगा आपको, एक बार ज़रा सुन लीजिए। तो अपडेट कंट्रोल और रिपोर्ट कंट्रोल, इसको पढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए बस एक रीड करते हैं। देखिए, व्हेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्ट एज इंटरफेस टू इंटरेक्ट बिटवीन यूजर एंड द डेटाबेस, ये लाइन हमें बिल्कुल क्लियर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। तो डीबीएमएस डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू पास अक्रॉस अ करेक्ट सीक्वेंस। तो डीबीएमएस किस बात पे डिपेंडेंट है कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कमांड जो है वो पास करेगा मेरे पास। यहाँ पे आप समझिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही कंट्रोल लग जाने चाहिए कि करेक्ट सीक्वेंस ही पास हो, अगर इनकरेक्ट सीक्वेंस पास हो तो एरर आ जाए। करेक्ट सीक्वेंस पास होने के बाद डेटाबेस अपडेट हो, अपडेट कंट्रोल। अगर इनकरेक्ट सीक्वेंस पास हो गया और उसकी वजह से एरर शो हो तो भाई से वो है रिपोर्ट कंट्रोल। देखिए, सो डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू पास करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कमांड एंड अपडेट पैरामीटर्स सो दैट एप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन व्हेन सर्टेन टाइप ऑफ एक्सेप्शन कंडीशंस अराइज। तो सिंपल सी बात है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल का मतलब है कि एप्लीकेशन करेक्ट सेट ऑफ कमांड्स ही जो है वो डेटाबेस तक भेजे। इनकरेक्ट सेट ऑफ कमांड अगर भेजता है तो प्रॉम्प्टली उसको एरर मिल जाना चाहिए कि भैया ये इनकरेक्ट सेट ऑफ कमांड है। ये देखिए, दिस इज अचीव्ड थ्रू अपडेट कंट्रोल। अपडेट कंट्रोल क्या इंश्योर करते हैं, दैट चेंजेस टू द डेटाबेस रिफ्लेक्ट चेंजेस टू द रियल वर्ल्ड एंटिटीज। अब ये बात ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाहते थे, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इस तरह के कंट्रोल होने चाहिए कि भाई जब रियलिटी में चेंज हो तभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सही कमांड जाए और डेटाबेस में चेंज हो। अगर रियलिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उस चेंज को एक्सेप्ट ना करे, ऑल्दो इसमें मैनुअल इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब अगर आपका डेटा सही नहीं है, आपका इनपुट सही नहीं है, तो वो डेटाबेस जो है वो उसको अपडेट ना करे, वो उसको रिजेक्ट कर दे। राइट, और अगर डेटा सही है तो सर वो उसको अपडेट करे, डेटाबेस को अपडेट करे और वो उसको सही आउटपुट दे दे। राइट, तो ये है अपडेट कंट्रोल। इसके अंदर एक चीज़ और है जो मैंने यहाँ पे नोट्स में नहीं लिखी है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, जरा लिख लीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है। अपडेट कंट्रोल क्या है, database must be updated only when in reality there is a change. Fictitious transaction should be rejected by the application itself. ऑब्वियसली वो सारी नहीं कर पाएगा, बट जितनी भी कर सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इस तरह के कंट्रोल्स होने चाहिए कि भैया इनकरेक्ट ट्रांजैक्शंस को वो प्रोसेस ही ना करे, डेटाबेस तक पहुंचाए ही ना, अपडेट कंट्रोल्स वहाँ पे लगे होने चाहिए। देन रिपोर्ट कंट्रोल्स भी हैं। रिपोर्ट कंट्रोल्स बेसिकली क्या है, मैं आपके साथ ना लिखवाने की आपको कोशिश करता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, आपके नोट्स में मैं अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। जो आपको नोट्स मिलेंगे उसके अंदर मैं इसको अपडेट कर दूंगा। आपके रिपोर्ट कंट्रोल को भी मैंने नोट्स में से हटा दिया था, लेकिन मैं उसको दोबारा से आपके लिए यहाँ पे लिखवा देता हूँ। रिपोर्ट कंट्रोल्स, आइए ज़रा मेरे साथ। रिपोर्ट कंट्रोल्स क्या करते हैं, रिपोर्ट कंट्रोल्स मस्ट आइडेंटिफाई एरर्स और irregularities that may have occurred
एरर्स और इरेगुलरिटीज़ को आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करने का भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। उसी मैकेनिज्म को बोल देते हैं रिपोर्ट कंट्रोल्स। तो रिपोर्ट कंट्रोल्स बेसिकली क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एरर्स और इरेगुलरिटीज़ को जो अकर हुए हैं इन दी दैट अकर्ड इन दी डेटाबेस, राइट। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि भैया अगर आप डेटाबेस को गलत कमांड दे रहे हैं तो वहाँ से आपके पास जो है एक एरर आ जाना चाहिए, रिपोर्ट आ जाना चाहिए कि आपने जो है गलत कमांड दी है और डेटाबेस जो है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, मैं क्या बताऊँ, ये कहीं से कॉपी पेस्ट होंगी चीज़ें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और बता रखी होंगी आसपास, वो कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। तो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हल्का फुल्का कॉन्टेक्स्ट भी देता चलूँ। चलिए जी, तो ये बात हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल वाली। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्करेंसी कंट्रोल है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप रीड कर लें इसको, हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया था। क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल क्या बोलता है कि भाई इससे भी हम लोग डेटा की इंटीग्रिटी को जो है वो क्या कर सकते हैं, इंश्योर करा सकते हैं। कैसे इंश्योर करा सकते हैं, डेटा को इनक्रिप्ट करके। डेटा को इनक्रिप्ट करके क्या होगा कि अगर किसी के हाथ में डेटा लग भी जाए तो वो उसे देख ना पाए, समझ ना पाए। फाइल हैंडलिंग कंट्रोल क्या है, अब आप सोचो हार्ड ड्राइव थी आपके पास और आप डेट पे जा रहे थे, हार्ड ड्राइव गिर गई, राइट। एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा विच इज इन अ स्टोरेज मीडियम, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं वो है आपके फाइल हैंडलिंग कंट्रोल। हार्ड ड्राइव ले जा रहे हो तो भाई से उसको कवर ववर के अंदर करके ले जाओ, उसकी कुछ पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे इसको आप लोगों ने जो है हैंडल करना है, राइट। सो दीज कंट्रोल आर यूज्ड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा contained on a storage medium. हाँ जी, contained on a what? Storage medium. These are exercised by hardware, software and operators or users who load or unload the storage media. जैसे कि पेन ड्राइव निकालने से पहले उसे इजेक्ट करना जरूरी है, पेन ड्राइव निकालने से पहले उसे इजेक्ट करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो क्या होगा, वो बोलता है ना कि भैया डेटा जो है इसमें से उड़ सकता है। सो ये कंट्रोल कौन एक्सरसाइज करता है, आर एक्सरसाइज बाय हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड द ऑपरेटर्स और द यूजर्स हु लोड और अनलोड द स्टोरेज में। लोड मतलब पेन ड्राइव लगाना, अनलोड मतलब पेन ड्राइव निकालना, सिंपल सी बात। ओके, तो ये है फाइल हैंडलिंग कंट्रोल्स। एंड फाइनली ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स, ये इन्होंने हर किसी के साथ नया जोड़ दिया है। ऑडिट ट्रेल होता क्या है, बेसिकली क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, मतलब टाइम बेस्ड आपके पास जो है इवेंट्स की एक पूरी की पूरी डिटेल आना, राइट। सो ऑडिट ट्रेल सिंपल सी बात है कि भाई वो आपकी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट मेंटेन करती है। और हमारा इसके अंदर काम क्या है, क्या बोला जाता है कि यूनिक टाइम स्टैम्प्स मस्ट बी देयर फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हुई सबकी टाइम स्टैम्प्स जो हमारे पास होनी चाहिए। टाइम स्टैम्प्स मतलब वो कब अकर हुई थी एग्जैक्टली, राइट। और साथ साथ में कॉपी ऑफ डेटा बिफोर चेंजेस एंड आफ्टर चेंजेस ड्यू टू ट्रांजैक्शन मस्ट बी मेंटेन। तो आपके पास नॉट इन दी एग्जैक्ट फॉर्मेट के कोई पढ़ पाए, लेकिन बैकएंड पे कोई ना कोई आपके पास कॉपी ऑफ डेटा मेंटेन होना चाहिए कि बिफोर ट्रांजैक्शन और आफ्टर ट्रांजैक्शन डेटा कैसा दिखता था, ताकि हम उसको रीस्टोर कर पाएं, हम उसको ट्रेस कर पाएं इन केस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन और इन केस ऑफ एनी इवेंट जिससे डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। तो ऑडिट ट्रेल कंट्रोल में यही है कि भाई साहब क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जो है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। जो भी डेटाबेस के अंदर चेंजेस हुए हैं उसके सारे के सारे क्रोनोलॉजी वाइज, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो इवेंट्स मेंटेन होने चाहिए। एक दूसरा टाइम स्टैम्प्स होने चाहिए हर ट्रांजैक्शन के लिए, और कॉपी ऑफ डेटा बिफोर चेंजेस एंड आफ्टर चेंजेस ड्यू टू ट्रांजैक्शन भी मेंटेन होना चाहिए। डन। चलिए जी, तो ये हमारा डेटा बेस कंट्रोल भी हो गया। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आ जाइए ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था एक्सेस कंट्रोल, फिर हमने देखा था इंटीग्रिटी कंट्रोल, फिर हमने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल, जिसके अंदर दो चीज़ें आती थी। और वो कौन कौन सी चीज़ें थी मित्रों, वो थी हमारे पास अपडेट कंट्रोल और रिपोर्ट कंट्रोल। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट था। उसके बाद हमारे पास क्या आया, कॉन्करेंसी कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल, फाइल हैंडलिंग कंट्रोल, और फाइनली लास्ट वाला हमारे पास क्या था, ऑडिट ट्रेल कंट्रोल, राइट। ये सारी चीज़ें आउटलाइन में मैंने डाल रखी हैं। ये देखिए, एक्सेस कंट्रोल, इंटीग्रिटी कंट्रोल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल में अपडेट कंट्रोल और रिपोर्ट कंट्रोल, कॉन्करेंसी, क्रिप्टोग्राफिक, फाइल हैंडलिंग एंड ऑडिट ट्रेल कंट्रोल। अब हमारे पास इसी में अमेंडमेंट में हमारे पास एप्लीकेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क का एक और पार्ट बचा है, वो है आउटपुट कंट्रोल। और उसके बाद चैप्टर 3 की जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं वो हमारी हो जाएंगी समाप्त। चलो जी चलो, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आउटपुट कंट्रोल्स के बारे में, कि आउटपुट कंट्रोल जो है वो कैसे काम करता है। ओके, आउटपुट कंट्रोल के बारे में हम लोग बातचीत करें उससे पहले क्या करेंगे ना, आउटपुट कंट्रोल का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई आउटपुट कंट्रोल में लगाना क्या। अच्छा, आउटपुट होता क्या है भाई, किसी भी सिस्टम को आप यूज़ करेंगे, आप देखिए कि क्या उसमें से कुछ आउटपुट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आउटपुट निकलेगा मतलब साहब आप मुझे बस एक बात बताओ, क्या
कोई रिपोर्ट जनरेट हो गया नहीं, राइट, कोई डेटा उसमें से बाहर आएगा नहीं आएगा, प्रिंट आउट्स आएंगे नहीं आएंगे, स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखेगी या नहीं दिखेगी, उसी को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट आपका रिपोर्ट के फॉर्म में, आपके टेक्स्ट के फॉर्म में, आपकी पिक्चर के फॉर्म में, आपकी वीडियो के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपका आउटपुट हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि भैया बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। बेसिक ऑब्जेक्टिव आउटपुट कंट्रोल का, देखिए एक रिस्क है, रिस्क याद रखिए, रिस्क और कंट्रोल। आपका काम है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भैया आउटपुट निकले, ठीक है, हमें आउटपुट चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आउटपुट चाहिए, हमें फंक्शनिंग के लिए आउटपुट चाहिए। अब उस आउटपुट के साथ कुछ रिस्क है। रिस्क क्या है? ए, आउटपुट के गलत होने का रिस्क है। बी, आउटपुट के गलत लोगों के हाथ में पहुंच जाने का रिस्क है। आउटपुट के इनकरेक्ट होने का रिस्क है। आउटपुट के अनऑथोराइज पर्सनल्स के हाथ में पहुंच जाने का रिस्क है। और इस रिस्क को कम करने के लिए कौन से कंट्रोल? आउटपुट कंट्रोल। और अगर आप ध्यान से सुने तो आउटपुट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भैया जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो कैसा हो? कम ऑन, जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो कंप्लीट हो, करेक्ट हो, और साथ साथ में वो ऑथराइज व्यक्ति के पास जाए। यही है मेन ऑब्जेक्टिव आउटपुट कंट्रोल का। हाँ जी, यही है मेन ऑब्जेक्टिव आउटपुट कंट्रोल का। आइए जरा देखते हैं प्लीज। देखिए, these control ensure that data that is output is delivered to the users। जो डेटा डिलीवर हो रहा है यूजर्स को will be presented, formatted and delivered in consistent and secured manner। आउटपुट सही होगा और सिक्योर होगा। सिक्योर से क्या मतलब है कि भाई कोई और अनऑथराइज व्यक्ति उसको एक्सेस ना कर पाए, जिसके लिए वो आउटपुट है सिर्फ वही जो है उसको एक्सेस कर पाए। आउटपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई रिपोर्ट है, कोई डेटाबेस फाइल है, राइट, आपकी परमानेंट मीडिया में भी हो सकता है, रिमूवेबल मीडिया में भी हम लोग आपको दे सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव एक्सेट्रा। कौन कौन से आउटपुट कंट्रोल लगाए जाते हैं अब हमने वो पढ़ने हैं। याद रखिए बच्चों, आपके सिस्टम का जो आउटपुट निकल रहा है ना, वो क्या होना चाहिए? वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है कि ऐसा ना हो कि भाई साहब एक बार रिपोर्ट जनरेट करी तो कुछ और दिखा रहा है, दूसरी बार रिपोर्ट जनरेट करी तो कुछ और दिखा रहा है। आपका आउटपुट कंसिस्टेंट होना चाहिए, बेसिकली एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ओके। और साथ साथ में आपका आउटपुट सिक्योर्ड होना चाहिए। सिक्योर्ड से क्या मतलब है? सिर्फ ऑथराइज व्यक्ति के पास ही जाए। और आउटपुट डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकता है। आउटपुट के ऊपर कौन कौन से कंट्रोल लगाते हैं? पहला कंट्रोल इन्फ्रेंस कंट्रोल। अगर आप इन्फ्रेंस वर्ड का मीनिंग देखेंगे बच्चों, तो इन्फ्रेंस वर्ड का मीनिंग है कंक्लूजन। देखिए, आपने बहुत बड़ी एक एक्सेल शीट बनाई और आपने उस एक्सेल शीट पे बहुत सारी प्रोसेसिंग करके एक अलग से शीट पे उसकी रिपोर्टिंग बनाई है। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है, उस टोटल सेल में प्रोडक्ट ए का शेयर कितना है, प्रोडक्ट बी का शेयर कितना है, या आपके कोचिंग सेंटर में टोटल बच्चे कितने अपीयर हुए थे, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चों की रैंक आई, कितने बच्चे एक पर्टिकुलर पास में सब्जेक्ट में पास हुए, हाई स्कोरर्स कौन है, ये कंक्लूजन्स है। अब देखिए, पता है क्या है, मैं यार क्या बोलूँ कि ये सब बताते हुए अजीब सा लगता है, बस है ये आपके सिलेबस, पता नहीं क्यों है, क्या है, कैसे है। आप मुझे प्लीज़ ये मत समझाइएगा EIS बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से आपको दिया जा रहा है वो सब्जेक्ट में, सिलेबस में, वो नहीं समझ आता। ऑब्वियसली सर, कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एनीवेज चलिए, बस बातें लिखने के लिए लिखी हुई। इन्फ्रेंस कंट्रोल, इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। तो भाई साहब कहा जा रहा है कि कंक्लूजन्स जो हैं वो फिर से क्या होना चाहिए? कंक्लूजन्स जो हैं सर वो ऑथराइज व्यक्ति के पास ही जाएं। कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति आपके कंप्यूटर से, आपके सिस्टम से कंक्लूजन्स को चुरा ना पाए। देखिए जरा, तो दीज आर यूज्ड टू प्रिवेंट कॉम्प्रोमाइज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटाबेसेस। याद रखिएगा, स्टैटिस्टिकल डेटाबेसेस। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल डेटाबेसेस? जिसमें इंडिविजुअल आइटम्स नहीं है, जिसमें कंक्लूजन्स हैं, जैसे नंबर ऑफ जो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स है उसमें से मेल कितने, फीमेल कितने, मेरे टोटल स्टूडेंट्स कौन कौन सी स्टेट से हैं, कौन सी स्टेट से सबसे ज़्यादा है, कौन सी स्टेट से सबसे कम है। सो दीज आर यूज्ड टू प्रिवेंट कॉम्प्रोमाइज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटाबेस फ्रॉम विच यूजर्स कैन ऑब्टेन ओनली एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स रादर देन वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल डेटा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी आपके कंप्यूटर से स्टैटिस्टिकल डेटाबेस को ना चुरा पाए। जो स्टैटिस्टिकल डेटाबेस है, जो स्टैटिस्टिकल फॉर्म में आउटपुट है, कोई भी उसको ना चुरा पाए। इसलिए हम लोग कंट्रोल जो लगाते हैं वो होते हैं इन्फ्रेंस कंट्रोल्स। Okay, these are restriction controls which try to protect the confidentiality of data about the persons in the database, right? तो आपके जो लोग हैं, जो डेटाबेस में आपके लोग हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है आपका इन्फ्रेंस कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि भैया एक तो हमारा आउटपुट कंसिस्टेंट हो और सिक्योर्ड हो। तो यहाँ पे एक तरीके से ये आपके आउटपुट को सिक्योर कर रहा है कि भैया आपके आउटपुट के बारे में जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, आपके डेटा के बारे में जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, वो किसी और के पास ना चले जाए और किसी की भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो। आइए देन पहले कुछ और कंट्रोल्स पढ़ लेते हैं छोटे छोटे से, फिर आएंगे आराम से ये 2, 3, 4 वाले नंबर पे। अगर देखें तो हमारे पास उसके बाद एक ही कंट्रोल बचता है, और वो कौन सा कंट्रोल है मित्रों? ऑडिट ट्रेल कंट्रोल। 2, 3, 4 बाद में पढ़ेंगे, पहले ऑडिट ट्रेल कंट्रोल को जरा निपटा लेते हैं। ये ऑडिट ट्रेल क्या होती है? बार बार आपको एक ही वर्ड मिलेगा। ऑडिट ट्रेल में क्या होते हैं? क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स जो है वो रिकॉर्डेड होते हैं। हाँ जी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स जो क्या होते हैं? रिकॉर्डेड होते हैं। अब एक आउटपुट के रिस्पेक्ट में क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा? देखिए, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आउटपुट यूजर के पास गया, यूजर ने उस आउटपुट को यूज किया, और फिर यूजर ने उस आउटपुट को डिस्ट्रॉय किया, यूज करने के बाद उसको उसने डिस्ट्रॉय किया। राइट, तो ये जो सारे इवेंट्स है, आउटपुट जनरेट होने से लेके आउटपुट की डिस्ट्रक्शन तक, ये सारे के सारे इवेंट्स जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? एक ऑडिट ट्रेल में जो है वो रिकॉर्ड होने चाहिए। इससे अगेन हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों में हमें हेल्प मिल सकती है। इन केस कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई फ्रॉड होता है, या कोई भी दिक्कत आती है आउटपुट को लेके, तो ये ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स जो हैं हेल्प करते हैं पूरे के पूरे उस इंसिडेंट्स को रिक्रिएट करने में। ओके, तो ये बात याद रखिएगा कि ऑडिट ट्रेल का मेन मकसद ही क्या है? ये ऑडिट ट्रेल आपको इन केस ऑफ नीड पूरा का पूरा इंस्टेंस, पूरा का पूरा जो है वाक्य जिसे बोलते हैं ना, पूरी की पूरी जो भी घटना घटी है उसको रिक्रिएट करने में हेल्प कर सकती है। और आउटपुट का टाइम, जब से आउटपुट का कंटेंट डिसाइड हुआ और जब तक वो आउटपुट डिस्ट्रॉय हुआ। यूज के साथ साथ यहाँ पे एक वर्ड और लिख देता हूँ, रिटेंशन। देखिए, आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होने के बाद उसका यूज होगा और कुछ समय तक जो है उसको रिटेन भी किया जाएगा, रखा भी जाएगा। तो आउटपुट याद रखिएगा, जब से आउटपुट का कॉन्टेंट डिसाइड हुआ और जब तक आउटपुट का कॉन्टेंट डिस्ट्रॉय हुआ, इस पर्टिकुलर फेज की हर इवेंट की क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड को रखना इज ऑडिट ट्रेल। और ये ऑडिट ट्रेल मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कहीं भी आ जाए तो याद रखिएगा, ऑडिट ट्रेल हेल्प्स इन रिक्रिएशन ऑफ द कंप्लीट इंस्टेंस। ओके, लीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे और 5 कंट्रोल से टोटल, पहला था इन्फ्रेंस कंट्रोल हमने कर लिया, 5वां था ऑडिट ट्रेल कंट्रोल हमने कर लिया। आप चाहें तो इसे डिटेल से एक बार बुक में पढ़ सकते हैं। अब बाकी 2, 3, 4, 5 को हम लोगों ने जो है वो समझना है। अब 2, 3, 4, 5 को समझने के लिए आप क्या करेंगे, जरा मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या हमारे पास समझना ज़रूरी है अगर हम लोग बाकी चीज़ों को समझना चाहते हैं। पहले मैं आप लोगों को क्या करना चाहूँगा, एक बेसिक चीज़ सिखाना चाहूँगा बैच कंट्रोल के बारे में। देखिए, बैच प्रोसेसिंग और ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था। मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं। बैच प्रोसेसिंग, जब कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड ट्रांजैक्शंस इकट्ठी हो जाएं, अब वो फिक्स्ड नंबर वाइज भी हो सकती है, 10, 15, 20, 50, टाइम वाइज भी हो सकती हैं, डेली, वीकली, मंथली, और उन फिर ट्रांजैक्शंस को हम लोग प्रोसेस करें, एंटर करें सिस्टम के अंदर, इसे बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। मतलब हम एक एक ट्रांजैक्शन को जैसे जैसे वो हो रही है वैसे वैसे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम एक एक ट्रांजैक्शन को पहले इकट्ठा कर रहे हैं, एक बैच बना रहे हैं और उस बैच को फिर बाद में जाके प्रोसेस कर रहे हैं। दिस इज नोन एज बैच प्रोसेसिंग। इसका उल्टा है रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या है? आपने रेलवे की टिकट बुक करी, एयरवे की टिकट बुक करी, आपने ऑनलाइन क्लासेस बाय करी, रियल टाइम प्रोसेसिंग है, राइट? अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। बैंक वाला एग्जांपल याद है आपको? आप गए बैंक में, चेक डाल के आए, चेक आपने डाल दिया, लेकिन वो तो एक टाइम पे प्रोसेस होगा ना। मान लो शाम को 4 बजे का टाइम फिक्स है, तो सारे उस बक्से में से चेक निकाले जाएंगे, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है बैच प्रोसेसिंग और ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग में। अब यहाँ पे आपको आउटपुट, मतलब जब बैच वाइज प्रोसेसिंग होगी तब कौन से कंट्रोल्स रखने हैं, जब ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगी तब कौन से कंट्रोल रखने हैं, वही बात जो है यहाँ पे आपको समझाई जा रही है। आ जाइए जरा मेरे साथ, लीजिए ये लीजिए प्लीज़। बैच प्रोसेसिंग का आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ। टाइम गैप होता है, क्या होता है? कम ऑन गाइस, जल्दी बताइए। टाइम गैप होता है बैच प्रोसेसिंग में। टाइम गैप होता है किसमें? ट्रांजैक्शन के बीच में और उसके अपडेशन इन द सिस्टम के बीच में। ट्रांजैक्शन के बीच में और उसके अपडेशन इन द सिस्टम के बीच में टाइम गैप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मित्रों क्या? बैच प्रोसेसिंग। आई होप आप लोग ये बात याद रखेंगे। आइए अब जरा कंट्रोल्स पे चलते हैं। ये देखिए, बैच आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। तो जब बैच प्रोसेसिंग होती है उससे आउटपुट निकलता है, उस पर कैसे कंट्रोल होंगे? सेकंड पॉइंट इससे डील करता है।
थर्ड पॉइंट भी बैच प्रोसेसिंग से डील करता है। फोर्थ पॉइंट अगर आप देखें, ऑनलाइन आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। तो आपको पता होना चाहिए कि बैच प्रोसेसिंग क्या है। जब हम कुछ ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको एक साथ फिर प्रोसेस करते हैं। ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करना टाइम के बेसिस पे भी हो सकता है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे भी हो सकता है। बैच प्रोसेसिंग में देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन दी ट्रांजैक्शन एंड इट्स अपडेशन। ट्रांजैक्शन आप चेक तो सुबह 10 बजे डाल के आ गए, लेकिन वो प्रोसेस शाम को 4 बजे हो रहा है, टाइम गैप है, राइट। ऑनलाइन में रियल टाइम में चीज़ें चल रही होती हैं। ओके, दोनों में ही अगर आप देखें, अगर आप इसको पहले समझे, सेकंड पॉइंट को समझे कि ये बात करता है बैच आउटपुट से, और फोर्थ पॉइंट बात करता है आपसे किससे, ऑनलाइन आउटपुट से। ओके, आ जाइए। तो बैच आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, बैच आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। अब बैच आउटपुट किस फॉर्म में हो सकता है, फिर से वही जबरदस्ती की बात है, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, राइट। इस प्रोड्यूस सम ऑपरेशनल फैसिलिटीज, कुछ काम की बात नहीं, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूजर्स ऑफ द आउटपुट। इन सिंपल वर्ड्स, बैच आउटपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है और फिर वो यूजर्स को दिया जाता है। अब इस बैच आउटपुट पे किस तरह के कंट्रोल्स में लगा सकते हैं। नंबर वन कंट्रोल, इसको मैंने नोट्स में सही कर दिया, दिस इज योर नंबर वन कंट्रोल फ्रॉम बैच आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, विच इज रिपोर्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल। रिपोर्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल, मेरे साथ, रिपोर्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल। अब इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई साहब इसका सिंपल सा मतलब है, बैच को प्रोसेस करने के लिए, बैच आपने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इकट्ठी कर ली, अब आप उनको प्रोसेस करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो जो प्रोसेस करने वाला व्यक्ति, वो जो एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति है, वो ऑथराइज्ड हो, राइट। सो पढ़ते हैं जरा। It is to ensure that report program execution control ensure that only authorized users are permitted to execute batch report programs and these events are logged and monitored. तो सिर्फ ऑथोराइज यूजर्स ही हैं जो क्या करेंगे, बैच रिपोर्ट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे। बेसिकली जो बैच में ट्रांजैक्शन, जो बैच में इकट्ठी हुई ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग करेंगे, वो लोग क्या होने चाहिए, ऑथोराइज होने चाहिए। अच्छा जी, देन उसके बाद स्पूलिंग फाइल कंट्रोल्स। अब ये स्पूलिंग क्या होता है, पहले मैं आपको स्पूलिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपके छोटे मोटे से नोट्स बनाए स्पूलिंग को लेके, ये देखिए प्लीज देखिएगा जरा। स्पूलिंग क्या होता है, कॉपिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। इट इज यूज्ड एज अ फॉर मीडिएटिंग, it is used for mediating between a computer and a slow peripheral device. What is a peripheral device? Auxiliary device for a computer, जैसे कि प्रिंटर। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, अगर आपने कभी करा हो, मैंने तो बहुत बार किया भाई ऑफिस में, आपने 10-15 डॉक्यूमेंट जो है एक साथ प्रिंट में दे दिए। अब प्रिंटर की स्पीड स्लो है ना, आपने पहले 100 पेज का डॉक्यूमेंट प्रिंट में दिया, राइट, और आपने फिर एक 100 पेज का डॉक्यूमेंट प्रिंट में दिया, तो ऐसा थोड़ा कि 100 पेज, अभी ऐसा प्रिंटर नहीं आया बाबू, लेजर लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो अपना टाइम लेगा। लेकिन आप अपना दिमाग जो है वो सिस्टम पे लगाना चाहते हैं, काम पे लगाना चाहते हैं, आपके पास 10-15 डॉक्यूमेंट थे, आपने प्रिंट कमांड दे दीजिए, तो क्या होगा, ध्यान सुनिए, क्या होगा, स्पूलिंग होगी। स्पूलिंग में क्या होता है कि साहब आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक टेम्परेरी जगह पे जाके स्टोर हो जाएंगे और वो क्यू में लग जाएंगे प्रिंटर के लिए, एक टेम्परेरी जगह पे जाके स्टोर हो जाएंगे और वो क्यू में लग जाएंगे प्रिंटर के लिए। डॉक्यूमेंट 1 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट 2 प्रिंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट 3 प्रिंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट 4 प्रिंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट 5 प्रिंट होगा, राइट। तो एक एक करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिंट होंगे, और जिस प्रोसेस से ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्यू में स्टोर होते हैं, टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होते हैं और फिर पेरिफेरल यानी प्रिंटर्स तक जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मित्रों क्या, स्पूलिंग, राइट। वैसे जनरल मीनिंग है कॉपिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। इट इज यूज्ड, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं आप लोगों को। इट इज यूज्ड फॉर मीडिएटिंग बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ स्लो पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, फिर प्रिंटर का एग्जांपल दे दिया, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर इन अ व्हाट, क्यू। अब स्पूलिंग कंट्रोल है क्या, देखिए मैं फिर बोलूंगा, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड जिस तरह से पर्टिकुलरली EIS के स्टडी मटेरियल को बनाया जाता है, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। ये कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, कॉपी कहीं और से कुछ और होता है, पेस्ट कुछ और होता है, उसमें जानबूझ के थोड़े चेंजेस कर दिए जाते हैं ताकि बच्चा कॉपी करके गूगल पे डाल के सर्च ना कर पाए। लेकिन हमारा काम है सर आप लोगों को पास कराना, तो उसको ध्यान में रखते हुए जरा ध्यान सुनिएगा। स्पूलिंग कंट्रोल सिंपल सी बात है, एक ऐसी कंट्रोल एक्टिविटी है जो आपका डेटा क्यू में है उसको अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है। स्पूलिंग control prevents the unauthorized access of the data which is in queue to a particular peripheral and in our case for example printer। आपने 15 डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंटर को दे रखे हैं और 15 डॉक्यूमेंट्स क्यू में लगे हुए हैं, पहला वाला प्रिंट हो रहा है, 14 जो है क्यू में लगे हुए हैं। इन 14 डॉक्यूमेंट्स को कोई चुरा ना ले, इन 14 डॉक्यूमेंट्स में कोई मॉडिफिकेशन ना कर दे, ये काम होता है स्पूलिंग कंट्रोल का। ओके, आ जाइए जरा अब चलते हैं वापस और देखते हैं। देखो
देखो ध्यान से देखो, लैंग्वेज इनकी कुछ अलग ही जा रही है, मैं आपको आसानी से बता दूंगा क्या करना है। देखिए, स्पूलिंग फाइल कंट्रोल का मेन मकसद क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पूलिंग फाइल कंट्रोल इज टू इंश्योर दैट वेटिंग फाइल्स टू गेट प्रिंटेड शेल नॉट बी सब्जेक्ट टू अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज वेरी क्लियरली, स्पूलिंग सिर्फ प्रिंटर के केस में नहीं होती है, बहुत सारे केसेस में होती है, लेकिन इन्होंने सिर्फ प्रिंटर से इसको रिलेट कर रखा है। आप इसको ऐसे ही पढ़ें जैसे मैंने अंडरलाइन किया है। स्पूलिंग फाइल कंट्रोल्स, स्पूलिंग फाइल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ऑब्जेक्टिव। Objective of spooling file control is to ensure that waiting files to get printed shall not be subject to unauthorized modification. राइट। अच्छा, स्पूलिंग क्यों होती है? इन्होंने पहले यहाँ पे बताया, स्पूलिंग इसलिए होती है ताकि यूजर जो है अपना काम करते रहें while a queue of documents waiting to be printed on a particular printer. राइट तो ये कुछ लैंग्वेज का मिक्सचर है और मेरे को पता है ये गलतियां क्यों होती है, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जब भी स्पूलिंग फाइल कंट्रोल के बारे में आप लिखें तो आप यही लिखें कि भैया स्पूलिंग फाइल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वेटिंग फाइल्स हैं, कोई भी फाइल्स जो वेट कर रही हैं प्रिंट होने के लिए किसी और प्रोसेस के लिए, उस पर कोई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ना कर पाए। आई होप दिस इज क्लियर, कम ऑन। अब बात करते हैं जी प्रिंटिंग कंट्रोल की। प्रिंटिंग कंट्रोल क्या है? बहुत सिंपल कि भाई जो हमारा प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है वो किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सनल के पास ना पहुंचे। आउटपुट इज मेड ऑन द करेक्ट प्रिंटर एंड अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ प्रिंटेड इंफॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। अब करेक्ट प्रिंटर से क्या मतलब है? आप जब बड़े ऑफिस में होते हैं, आपके पास बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, आप प्रिंट कमांड देते हैं, आप प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। सोच लीजिए कि आप कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट की वर्किंग पे कोई रिपोर्ट बनाई है और आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के प्रिंटर को यूज़ कर लिया है और वहाँ पे अकाउंटेंट भैया के पास निकल रही है रिपोर्ट प्रिंट धड़ाधड़, और वो देखें अच्छा हमारे बार में ई लिखा है, अभी बताते हैं ससुर के नाती को। राइट तो याद रखिएगा कि प्रिंटिंग कंट्रोल क्या है कि भैया करेक्ट प्रिंटर के पास हमारा डॉक्यूमेंट जाए प्रिंट होने, और एक बार प्रिंट होने के बाद उसका अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर जो है वो ना हो। ज़बरदस्ती की बात है बट कोई बात नहीं। रिपोर्ट कलेक्शन कंट्रोल, रिपोर्ट कलेक्शन, भाई रिपोर्ट जनरेट हो तो जिसके लिए है वो उसे इमीडिएटली कलेक्ट कर ले और साथ साथ में अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर उसका ना हो। नथिंग टू स्टडी, बेसिक बात है। और ज़बरदस्ती की बातें पढ़ते हैं ज़रा। यूजर क्लाइंट सर्विस रिव्यू कंट्रोल, यूजर क्लाइंट सर्विस रिव्यू कंट्रोल ये क्या है सर? कि आपका जो आउटपुट है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए और साथ साथ में अगर आउटपुट में कोई भी एरर और इरेगुलरिटी है तो वो प्रॉम्प्टली जो है वो डिटेक्ट हो जानी चाहिए। देखिए, यूजर क्लाइंट सर्विस रिव्यू कंट्रोल टू एंश्योर यूजर शुड ऑब्टेन हायर क्वालिटी आउटपुट, बढ़िया क्वालिटी का उसको आउटपुट मिले, एंड डिटेक्शन ऑफ एरर और इरेगुलरिटीज इन आउटपुट ऑन अ प्रॉम्प्ट बेसिस। लीजिए तो बैच आउटपुट प्रोडक्शन के अंदर देखो कौन कौन से कंट्रोल आ गए हैं। रिपोर्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल, स्पूलिंग फाइल कंट्रोल, प्रिंटिंग कंट्रोल, रिपोर्ट कलेक्शन कंट्रोल, यूजर क्लाइंट सर्विस रिव्यू कंट्रोल, एंड देन हमारे पास आता है नेक्स्ट विच इज रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। बहुत जनरल बातें इसके अंदर लिखी हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या कंसिडर करना है कि भाई साहब रिपोर्ट के जनरेट होने से लेके उसके डिस्ट्रीब्यूट होने तक जो टाइम गैप है वो कम से कम हो जाए। यानी कोशिश करनी है कि जैसे ही रिपोर्ट जनरेट हो, जैसे ही आउटपुट जनरेट हो, वैसे ही रेलेवेंट लोगों के पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। राइट और साथ साथ में उसकी लॉग भी मेंटेन हो फॉर रिपोर्ट्स दैट वाज जनरेटेड एंड टू हुम इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम रिड्यूस करना है और कब जनरेट हुई, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट हुई, उसका लॉग मेंटेन करना है। यूजर आउटपुट कंट्रोल, सिंपल सी बात है कि भाई साहब टू इंश्योर दैट यूजर्स रिव्यू आउटपुट ऑन अ टाइमली बेसिस। ऐसा ना हो कि भाई आप ये समझिए, इसको ऐसे समझिए कि आप किसी वेबसाइट पे उस पर आप कुछ देर तक अगर आइडल रहेंगे तो वो लॉग आउट हो जाएगी। आपने एक रिपोर्ट जनरेट करी, वो कुछ टाइम तक आपके पास रहेगी, कुछ टाइम तक आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगी। तो यूजर आउटपुट कंट्रोल बेसिकली क्या कहता है कि भाई यूजर जो है टाइमली बेसिस पे आउटपुट को क्या कर ले, रिव्यू कर ले। स्टोरेज कंट्रोल, आउटपुट पे क्या होगा? स्टोरेज कंट्रोल ये है टू इंश्योर प्रॉपर परसिवेरेंस ऑफ आउटपुट, यानी कि भाई साहब वो ढंग से आउटपुट जो है वो स्टोर हो इन एन आइडियल एनवायरमेंट, सिक्योर्ड स्टोरेज ऑफ आउटपुट एंड एप्रोप्रिएट इन्वेंटरी कंट्रोल्स ओवर द स्टोर्ड आउटपुट। तो आपका आउटपुट अगर इनटेंजिबल फॉर्म में है तो भाई वो प्रॉपरली स्टोर हो, उसका एक्सेस जो है वो कंट्रोल्ड हो। आपका आउटपुट अगर फिजिकल फॉर्म में है तो अगेन उसका ध्यान रखा जाए, ऐसा ना हो कि भाई रिपोर्ट्स कहीं पड़ी हुई सड़ रही हैं, गल रही हैं, पानी आ गया, आग लग गई, या धूल जम रही है, उस पर कुछ चीज़ें डिलीट हो गई, मिट गई। ये सारी चीज़ें आपने बचा के रखनी। स्टोरेज कंट्रोल। रिटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन कंट्रोल, रिटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन कंट्रोल क्या है? इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द आउटपुट शैल बी रिटेन, कब तक आउटपुट जो है रिटेन रहेगा और उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। सो रिटेंशन बेसिकली टाइम डिसाइड करना कि कब तक रिटेंशन ड्यूरेशन क्या है, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन करना जब उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए। ओके
तो ये हमारा बैच आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल था। ऐसे ही अब हमारे पास बैच से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंटर जो है और दे रखा है, बैच रिपोर्ट डिजाइन कंट्रोल। बैच रिपोर्ट डिजाइन कंट्रोल। अब इससे बड़ा जबरदस्ती का पॉइंट कुछ नहीं है। क्या कहते हैं कि साहब जो बैच का प्रोसेसिंग होकर जो आउटपुट निकला है उसकी रिपोर्ट का डिजाइन जो है प्रॉपर होना चाहिए। बैच की जो रिपोर्ट आई है उसका डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए, ये बात लिखी इसके अंदर। लो भाई, बैच रिपोर्ट डिजाइन फीचर्स शुड कंप्लाई विद कंट्रोल प्रोसीजर लेड डाउन फॉर देम ड्यूरिंग द आउटपुट प्रोसेस। तो भैया बैच रिपोर्ट डिजाइन जो है ना, बैच रिपोर्ट डिजाइन फीचर्स वो अपने लिए बनाए गए कंट्रोल, जो उनके लिए कंट्रोल प्रोसेस बनाए गए उनसे कंप्लाई करें। द इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ वेल डिजाइन बैच रिपोर्ट, यहाँ पे इनकम्प्लीट है, इसको जरा कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक वेल डिजाइन बैच रिपोर्ट के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। लिख लीजिए, कुछ डिक्टेट कर रहा हूं। द इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेटेड इन वेल डिजाइन बैच रिपोर्ट, आ जा भाई, शैल बी रिटेन्ड, गलती 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 गलती, द इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ वेल डिजाइंड बैच रिपोर्ट shall facilitate its flow through the output process and execution of controls, full stop। लीजिए, तो ये सेंटेंस आप इसके बाद जो है वो जोड़ लेंगे। देखिए क्या लिखा है, बैच रिपोर्ट डिजाइन फीचर्स शुड कंप्लाई विद कंट्रोल प्रोसीजर्स। तो बैच रिपोर्ट का जो डिजाइन है बेसिकली वो कंट्रोल प्रोसीजर से कंप्लाई करे, राइट। ड्यूरिंग द आउटपुट प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ वेल डिजाइन बैच रिपोर्ट, आपकी इन्फॉर्मेशन यानी जो आउटपुट है वो एक वेल डिजाइन बैच रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए। और साथ साथ में एक चीज और बताई गई, और वो ये कि भाई डिजाइन ऐसा हो कि वो आउटपुट प्रोसेस में और एग्जीक्यूशन ऑफ कंट्रोल्स में हेल्प करे। बहुत ही जेनरिक पॉइंट आप सिंपली लिख के आ सकते हैं कि बैच रिपोर्ट डिजाइन जो है वो सारे कंट्रोल से कंप्लाई करे। बैच रिपोर्ट डिजाइन जो है वो ऐसा हो कि वो आउटपुट प्रोसेस में और कंट्रोल्स की एप्लीकेशन में हेल्प करे। दैट्स इट। आइए जी, अब हमारे पास बचता है ऑनलाइन आउटपुट प्रोडक्शन, ऑनलाइन आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। ध्यान से सुनिएगा, ऑलमोस्ट ये सेम ही होंगे जो हमारे बैच आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल वाले थे, बस यहाँ पे आपका आउटपुट जो है वो ऑनलाइन है, रियल टाइम में है। ओके, इधर देखिए, तो ऑनलाइन आउटपुट के फेजेस क्या क्या होते हैं। देखिए, पहले ऑनलाइन आउटपुट का कोई ना कोई सोर्स होगा, कोई वेबसाइट हो सकती है, कहीं तो आपको मिलेगा ना, ईमेल के थ्रू मिल सकता है, राइट। फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कम्युनिकेशन होगा, सामने वाला रिसीव करेगा, देखेगा, रखेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये फेजेस हैं जो ऑनलाइन आउटपुट के अंदर चलते हैं। नंबर 1, ऑनलाइन आउटपुट प्रोड्यूस होगा किसी ना किसी सोर्स पे, तो हमें उस सोर्स पे कंट्रोल लगाना है कि भाई साहब सबको वो सोर्स पता हो, लोग बाग ऑथेंटिक सोर्स पे जाके ही जो है वो आउटपुट को एक्सेस करें। देन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल, उसकी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल, उसकी रिसीविंग पे कंट्रोल, उसके देखने पे, उसके रिटेंशन पे और उसकी डिस्ट्रक्शन पे कंट्रोल। पहला पढ़ते हैं सोर्स कंट्रोल, यानी कि उसके सोर्स पे कंट्रोल कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले सोर्स कंट्रोल में क्या है, सोर्स कंट्रोल का मतलब क्या है। आप ये देखिए, आप क्या किसी भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप अगर किसी बैंक में लॉगिन करते हैं ना, कभी ऐसे गूगल पे सर्च करके लॉगिन मत कीजिए कि HDFC बैंक लॉगिन। हो सकता है कि आप किसी रॉन्ग वेबसाइट पे पहुंच जाएं और अपने ID पासवर्ड शेयर कर लें उनके साथ, राइट। तो आपको हमेशा सही सोर्स, आपका आउटपुट आपको प्रॉपर सोर्स से मिले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोर्स कंट्रोल यही एश्योर करते हैं कि भैया जो आउटपुट जनरेट हो रहा है या जो ऑनलाइन आप एक्सेस करने वाले हैं वो ऑथोराइज है, कंप्लीट है और टाइमली है। देन डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल क्या बोलता है। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अगेन, अनऑथोराइज कॉपी नहीं होनी चाहिए ऑनलाइन आउटपुट की व्हेन इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ टर्मिनल। तो आपने जब कोई चीज़ डाउनलोड कर ली, आपके पास ही रहे, ऐसा ना हो कि भाई साहब वो सबके सिस्टम पे जा रही है। कम्युनिकेशन कंट्रोल क्या है, जब आपके पास वो चीज़ आ रही थी, ऑनलाइन ट्रांसमिट की जा रही थी, तो रास्ते में कोई हैकर उसको ना चुरा ले। सो वो एक्सपोजर्स को रिड्यूस करती है, जो होते हैं कौन से वाले, अटैक ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। रिसिप्ट कंट्रोल क्या है, वेदर द आउटपुट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। आपके पास जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वो बोलते हैं ना कि भाई हम आपके सिस्टम पे ये सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो रिसिप्ट कंट्रोल होनी चाहिए, वेदर द आउटपुट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। यानी कि हमेशा प्रॉम्प्ट आना चाहिए कि भाई ये जो आउटपुट आ रहा है ये आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं। रिव्यू कंट्रोल एंश्योर टाइमली एक्शन ऑफ इंटेंडेड रिसिपिएंट ऑन द आउटपुट। सेम था जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे ऊपर भी था हमारे पास, कहीं तो था, हमने पढ़ा था, देख लेते जल्दी से। रिव्यू कंट्रोल ये रहा, यूजर आउटपुट कंट्रोल, ये सेम, बस वहाँ पे रिव्यू कंट्रोल के नाम से दे दिया इन्होंने। देन डिस्पोजिशन कंट्रोल टू एजुकेट एम्प्लॉइज द एक्शन दैट कैन बी टेकन ऑन द ऑनलाइन आउटपुट दे रिसीव। तो बेसिकली आप कभी मेल पढ़ते हो, मेल पे लिखा होता है दिस इज कॉन्फिडेंशियल, आप ये नहीं कर सकते इसके साथ,
राइट। तो डिस्पोजिशन कंट्रोल में हम लोग एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करते हैं कि भाई आप लोग ये जो आपके पास मेल्स आती हैं या आपके पास कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया है, आप उसके साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। देन रिटेंशन कंट्रोल, इवेल्युएट हाउ लॉन्ग द आउटपुट इज टू बी रिटेन्ड एंड डिलीशन कंट्रोल्स टू डिलीट द आउटपुट वंस एक्सपायर्ड। तो रिटेंशन कंट्रोल, उसके बाद इसको अलग कर लीजिएगा डिलीशन कंट्रोल। तो रिटेंशन कंट्रोल में ये इवेल्युएशन किया जाता है कि कब तक जो है आउटपुट रखा जाएगा, और डिलीशन कंट्रोल में ये देखा जाता है कि भाई डिलीशन कंट्रोल टू डिलीट द आउटपुट वंस एक्सपायर। डिलीशन कंट्रोल इसलिए है कि भाई साहब एक समय के बाद जब उनका डिलीशन का टाइम आ गया तो ये इंश्योर कराया जाए कि वो आउटपुट जो है वो डिलीट कर दिया गया है। लीजिए, ये हमारे आउटपुट कंट्रोल्स भी जो है कंप्लीट होते हैं, जिसका कंटेंट में चेंज लेके आया ICAI। एंड बस भाई मैं यही बोलूँगा कि अब आपको पढ़ा दिया है सब कुछ, एक बार प्लीज़ पढ़ के जाएँ। ये नोट्स आपके पास हैं, अच्छे से कवर करके जाएँ, घबराएं ना, जितना याद हो सकता है उतना याद करके जाएँ। राइट। अब आप ये देखिए, जैसे इन्फ्रेंस के बाद बैच आउटपुट है, उसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स हैं, रिपोर्ट, स्पूलिंग, प्रिंटिंग, रिपोर्ट कलेक्शन, यूजर क्लाइंट सर्विस रिव्यू, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यूजर आउटपुट कंट्रोल, स्टोरेज कंट्रोल, रिटेंशन, मतलब 9 पॉइंट्स तो इसके अंदर है। बट कोई बात नहीं, वो क्या कहते हैं, सह लेंगे थोड़ा। ठीक है जी, तो इनको पढ़िए। अब सारी अमेंडमेंट्स चैप्टर 3 की मेजर अमेंडमेंट्स मैंने कंप्लीट कर दी हैं। अदरवाइज आप सिंपली एक बार इनकी बुक रीड कर सकते हैं और जहाँ पे भी आपको बोल्ड नजर आए वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।